अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। सबसे पहले हम अपनी लड़कियों की जबरदस्त परफॉर्मेंस की बात करेंगे। क्या मजा आ रहा है लड़कियों की क्रिकेट देख के, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर मेंस क्रिकेट, लेकिन वहाँ होके नहीं दे रहा। तो लड़कियाँ कमाल कर रही हैं और ज़बरदस्त बात यह है कि ऑडियंस स्पेक्टेटर्स भी देखने आ रहे हैं लड़कियों को परफॉर्म करते हुए। तो पाकिस्तान विमेन ने साउथ अफ्रीका विमेन को दूसरे T20 में 13 रन से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी है। एग्जैक्टली, तो 3 मैचेस हैं। एक तो ऑब्वियसली पहले ही जीत चुके थे साउथ अफ्रीकन, लेकिन हमारी परफॉर्मेंस उसमें भी बहुत अच्छी थी। हाँ, उसमें भी अच्छी थी, बट दे वन। और लेकिन कल तो कमाल ही हो गया ना। कल वो आउट क्लास उन्होंने कर दिया, और खासतौर पे जो आउट करती गई, हमारी इतनी आउट नहीं हुई थी बाय द वे जितनी साउथ अफ्रीकन आउट हुई थी, एंड इट वाज अ मैच टू वॉच। मुल्तान में हुआ ये मैच, स्पेक्टेटर्स भी थे। पाकिस्तान विमेन ने 4 विकेटों पर 181 रन बनाए। मुनीबा अली 45 रन बनाकर नुमाया रही। सिद्रा अमीन ने 28 रन बनाए। निदा डार ने 29 रन बनाए। कप्तान फातिमा सना ने 37 रन बनाए। नाकाबिले शिकस्त रही। जनूबी अफ्रीकन विमेन टीम सिर्फ 168 रन बना सकी, और यूं ये मैच पाकिस्तानी खवातीन के नाम रहा। तो इसलिए अब ये होगा कि जो अब नेक्स्ट मैच होगा, जो लास्ट होगा, तीसरा मैच होगा, वो इट्स गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग एंड फन टू वॉच, बिकॉज अब बराबर फैसला कौन होगा। हाँ, क्योंकि जो वो जीतेगा वही सीरीज भी जीतेगा, और वो मैच होगा जुमे को। हाँ, तो कल होगा बेसिकली वो मैच, एंड वी वांटेड टू स्टार्ट विद दिस क्योंकि कल परसों से हम आपको अपडेट्स भी दे रहे हैं, और साथ हमने आपको एक वीडियो भी दिखाई थी जहां एक क्रिकेटर जो है कायनात, वो अपनी बेबी के साथ भी आई हुई थी, और कुछ ऐसी फीडबैक भी हमें मिलती है। देखें, अगर इन्होंने बच्चे ही पालने हैं तो अपने घर में बैठे हैं, ऑल दैट women can do absolutely everything। तो ये ज़रूर हम एक मेंशन करना चाहेंगे। they play well and they take care of their homes as well। तो उधर हम लेबनान की सूरत हाल के बारे में अपडेट आपको करें। जहाँ शहदा की तादाद बढ़ गई है। अब तक मजमूई तौर पर धमाकों में 20 अफराद शहीद हो गए हैं, और दुनिया अभी तक इस शौक या इस अचंबे में है या इस सरप्राइज में है कि हुआ क्या है। पहले तो पेजर धमाके जो हुए थे वो हुए, लेकिन उसके बाद उन्हीं धमाकों में शहीद होने वालों की जब नमाज जनाजा अदा की जा रही थी तो वहाँ वॉकी टॉकीज का इस्तेमाल किया जा रहा था, एंड देन दे ब्लास्टेड। अच्छा, ये ज़रूर बार बार हम आपको बताएंगे क्योंकि लोग थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं कि पेजर वाले की ही हम बात कर रहे हैं। ये पेजर वाला एक दिन हुआ, वॉकी टॉकीज वाला धमाका उसके अगले दिन हुआ। तो अंदाज़ा करें कि अभी तो द वर्ल्ड वाज रीलिंग फ्रॉम द शॉक कि ये पेजर्स के अंदर धमाके, मतलब ये सोफिस्टिकेशन की एक और लेवल हो चुकी है, जहाँ उन्होंने ये सोचा कि जी हमारे इतने ज़्यादा लीडर्स जो हैं, हमारे कमांडर्स जो हैं, वो पकड़े जा रहे हैं, इंटरसेप्ट हो रहे हैं बेसिकली फ़ोन्स वगैरह में, तो सब कुछ डिवाइसेस फेंक दो, हम पेजर्स यूज़ करेंगे। उन पेजर्स में धमाके हो गए जी, वो सारे हज़ारों की तादाद में हुए। ये कह रहा है कि जब ये पता लग गया उन्हें, एक्चुअली हिजबुल्लाह को ये पता लग गया कि ये जो पेजर्स हैं अब ये हैक हो चुके हैं, तो हैक होने के एग्जैक्ट 2 दिन बाद और इसराइल तक सर्टनली ये खबर पहुँची तो उन्होंने इनमें धमाके कर दिए। लेकिन दुनिया के जो वॉर एक्सपर्ट्स हैं, जो वॉर साइंटिस्ट्स हैं, वो इन वाक़यात को गैर मामूली करार दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इज़राइल अपनी इस टेक्नोलॉजी या अपनी इस हरकत, अपनी इस घटिया ही हरकत है जो कि सर्टनली मतलब इंसानियत में उसे किस तरह से जस्टिफाई किया जा सकता है कि कोई किस भी हालत में हो, कोई बच्चे के साथ हो, कोई बूढ़े के साथ हो, कोई किसी और शहरी के साथ हो, जिसका कोई लेना देना नहीं है। आप ना हो देखें ना ताओ और दुश्मन पे इस तरह से हमला कर दें, लेकिन वो अपनी वॉर गेम को एक और लेवल पर ले गया है। वो एक आपने लाइन सुनी होगी ना, एवरीथिंग्स फेयर इन लव एंड वॉर, तो ये एवरीथिंग्स फेयर इन वॉर वाला सीन हो रहा है। और इजराइल का तो यही स्टांस है कि भाई दुनिया जो भी कहे और कहती रहे हम वो करेंगे, और टू बी वेरी ऑनेस्ट किसी ने रोका मैं तो वो ताकतें, अमेरिका जैसी ताकतें जो शायद रोक भी सकती हैं, जो अपना इन्फ्लुएंस यूज भी कर सकती हैं, जब वो भी नहीं कर पा रही तो फिर तो ये खुली छूट है ना। वो भी कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं, सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, और अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा कि खित्ते में अमन मुज़ाकरात पर किस तरह से धमाके असरअंदाज होंगे। मतलब आप इस फुटेज में देखें कि जिसके पास पेजर या वॉकी टॉकी जो भी ये सारी ब्लास्ट हुई हैं, फटी हैं चीज़ें, उनको तो टारगेट किया ही होगा। वो इर्द गिर्द भी लोग जो हैं वो भी कुछ तो ऑब्वियसली सीरियसली हर्ट भी हो रहे हैं और अस्पतालों में पहुंच रहे हैं जिनका अपनी डिवाइस भी नहीं थी। और इजराइल या उनको पता ही है ना कि ऑब्वियसली हम एक चीज़ एक मजमे में अगर वो फट जाएगी उनकी डिवाइस, तो 2-4 और लोग भी इनोसेंट वाले भी इफेक्ट होंगे।
इट डजंट मैटर टू और पहले वाक़े के बाद बेसिकली उनको ये मैटर ही नहीं करता। इट डज़ नॉट मैटर। और पहले वाक़े के बाद ज़ाहिर है हम लोग जैसे मुमालिक तो मज़म्मत कर ही रहे हैं, लेकिन बाकी दुनिया के बड़े मुल्क जिनकी शायद उन्हें फ़िक्र हो, या तो अब लगता है उन्हें उनकी भी फ़िक्र नहीं है, उनकी तरफ से कोई इस तरह की मज़म्मत या बयान नहीं आया। इसलिए उन्हीं अफराद के नमाज जनाजा जब अदा की जा रही थी उनके जनाज़ों में भी धमाके कर दिए गए। यानी पहले पेजर धमाकों में 12 अफराद शहीद हुए और वॉकी टॉकी धमाकों में जो जनाज़ों में किए गए 20 अफराद मजीद शहीद हो गए। मतलब ये एक हॉरर स्टोरी लगती है। मुतअद्दिद अभी भी जख्मी हैं। इस पे हम जरा मजीद बात करेंगे क्योंकि ये 2800 अफराद जख्मी हैं। हाँ। अच्छा, डॉक्टर मलिहा लोधी होंगी हमारे साथ। अस्पतालों में इमरजेंसी भी नाफिज की गई है, लोगों को ब्लड डोनेट करने के लिए दरखास्त की जा रही है। इट्स अ केओस। नहीं, लेकिन आपको पता है कि ऐसी चीज़ों में अब आप किसी की मदद के लिए भी जाओ तो अब इतने बैक टू बैक धमाके हो रहे हैं कि आपको डर ही लग जाता है कि मेरे ऊपर क्या ऐसी चीज़ लगी हुई है जो अभी तो फट जाए। गजा की बात नहीं कर रहे हैं, फ़लस्तीन की बात नहीं कर रहे हैं, लेबनान की बात कर रहे हैं जहाँ ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से आगे बढ़ रही थी। मतलब It is not a lost country. हाँ, मतलब कोई जंग नहीं छिड़ी हुई लेबनान में। It's not in a state of war, but now I guess it should be. और फिर ये एक वाइडर वॉर फैलाने वाली हरकत ही होगी कि हर किसी को बीच में ले लो। और लेबनान इतना डाइवर्स मुल्क है, उसमें मतलब इतनी बड़ी तादाद में क्रिश्चियंस रहते हैं, फिर मुस्लिम्स तो हैं ही, फिर और मज़ाहिब के लोग भी हैं। इट इज़ अ वेरी डिफरेंट कंट्री। सो एनी हाउ। अच्छा जी, मोर ऑन दिस लेटर बिकॉज ये एक इसको इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इस तरह है दैट यू नीड टू फॉलो इट बिकॉज यू डोंट नो कि कल को क्या होने वाला है। डॉक्टर मलिहा लोधी विल बी जॉइनिंग अस लेटर इन द शो। अब जरा वापस आ जाते हैं और अपनी तरफ ही आ जाते हैं क्योंकि मसले मसाइल तो हमारे भी बहुत हैं, लेकिन अल्लाह ना करे कि इस किस्म की कोई चीज़ें हो। वज़ीर आला एक जल्दी से मैच का एक और बता दें। चलें आगे चल के बताऊंगा आपको, कभी काफ़ी हो जाएगी। वो अफगानिस्तान ने भी हराया है ना साउथ अफ्रीका, वो हम आगे जाके बताते हैं ना, मतलब हो गई ना हमारी बातें। अच्छा, कहाँ थे हम? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इतुंदो तेज़ बयानात, इल्ज़ामात और उनके सियासी मुखालफिन का कुछ बिगाड़ सके या नहीं, लेकिन एक बात साफ है, अली अमीन गंडापुर की सियासत ने अब तक अपनी पार्टी का भी कोई ख़ास भला नहीं किया। बहुत दफ़ा उनकी स्टेटमेंट से उनकी अपनी पार्टी काफ़ी डैमेज हो जाती है। इस्लामाबाद जलसे में जो लबकुशाई उन्होंने की उससे पार्टी के साथ साथ बानी पीटीआई के लिए भी ऑब्वियसली मसले मसाइल जो हैं उनमें इजाफा डेफिनेटली हुआ है। और इंतहाई ज़िम्मेदाराना ओहदे पर बैठने के बावजूद अली अमीन गंडापुर जो हैं वो हर वक्त और हर किसी से लड़ने और मतलब बहुत कुछ कहने में वो बिल्कुल तैयार बैठे होते हैं। और शायद इसीलिए वो उस पोजीशन पे भी उनको तैनात किया गया है जिस पे वो हैं। कल उन्होंने एक बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक सर्टन मिजाज भी रहा है, जो ज़्यादा बोलेगा, जो ज़्यादा जारे मिजाज होगा, जो ज़्यादा लड़ेगा भिड़ेगा, बदतमीजी करेगा, लेट्स बी It's good to be bold and you know वो ज़रूर किसी न किसी मकाम तक पहुंचता है। और अली अमीन भी शायद इसी का नतीजा है। कल उन्होंने एक बार फिर गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी को निशाने पर रखा और मरियम नवाज साहिबा जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनके खिलाफ बोलना तो शायद वो अपना फ़र्ज समझते हैं। क्या कहते रहे, सुन लीजिए। असल में गवर्नर जो है चाहता है इम्पोर्टेंस। वो कहते हैं ना वेला, वो मेरे ख्याल में वो लड़का है वेला मुंडा, वो टिकटॉक पे वो वेले मुंडे वाले आईडीज़ को दे दें आप। ये वेला मुंडा जो है बैठा हुआ है ना, ये चाहता है इंपॉर्टेंस खामा खा पे फजूल बातें कर लेता है। पर्ची पे आया हुआ बंदा है। यहाँ पे एक समरी ऑलरेडी आई हुई है, पुरानी पड़ी हुई है कि ये गवर्नर हाउस भी जो है ना ये भी KP गवर्नमेंट हवाले किया जाए। तो फिर किसी एनेक्सी में जाएगा या किराए के घर में जाएगा, इसको इज्जत रास नहीं आ रही है। और भाई बड़ा ज़बरदस्त गवर्नर हाउस है, बड़े मज़ेदार ड्राइंग रूम है, टिकटॉक बनाया कर सर तू बनाता है डेली। एक टिकटॉकर पंजाब में बैठी है, एक टिकटॉकर यहाँ पे छोड़ा हुआ है। टिकटॉक बना ले इस ड्राइंग रूम में जितनी बनानी है, वरना इस ड्राइंग रूम से भी जाएगा, इस बेडरूम से भी जाएगा। देखिए, आप लोगों की आदत से ज़्यादा फॉलोइंग जो है वो टिकटॉकर्स ही हैं, तो टिकटॉकर्स को इतने नेगेटिव टर्म में क्यों आप यूज़ कर रहे हैं कि कोई टिकटॉकर इधर है तो मतलब व्हाट आर यू सेइंग? इस बात की समझ नहीं आई। पूरा सोशल मीडिया जिसमें टिकटॉक और मतलब जो भी ऐसी ऐप्स हैं और कम्युनिकेशन टूल्स हैं उस पर तो आप लोगों का राज है, तो उसको आप इतना उसको तज़ीक अंदाज में बयान क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि आई एम श्योर हम भी टिकटॉक जब फॉलो करते हैं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी फॉलोइंग है ऑन टिकटॉक और उस पर बड़े एक्टिव भी हैं आपके पार्टी मेंबरान भी और पार्टी तंजीम इटसेल्फ भी।
सो आई वंडर यहाँ क्या अचीव करना चाह रहे हैं। चंद दिन पहले अली अमीन गंडापुर ने अफगानिस्तान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात का ऐलान करके मुल्क की खारिजा पॉलिसी को चैलेंज किया था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कह चुके हैं कि अली अमीन सूबे में गवर्नर राज लगवाना चाहते हैं। तो ये सियासी यतीम है, सियासी शहीद बनना चाहते हैं। अभी कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं, पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं गवर्नर राज लगे, क्योंकि इन्होंने डिलीवर नहीं किया। ये नालायक है, नाअहल हैं। एक और भी मामला हुआ था पेशावर में रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस के दौरान अफगान काउंसलेट के अहदेदारों ने कौमी तराने के दौरान उठने की जहमत नहीं की, वो बैठे रहे वहाँ पे। दुनिया में एक ज़ाहिर सफारतकारी के नॉर्म होते हैं, किसी भी मुल्क कौमी तराना हो और आप उस मुल्क में स्पेशली मौजूद हों तो आप एहतरामन खड़े होते हैं। दफ्तर खारजा ने अफगान नाज़िम उल उमूर को तलब करके एहतजाज किया, मगर अली अमीन अफगान सफारती अमले का दिफा कर रहे हैं और मौजूदा सियासी कशीदगी के माहौल में हर सूरत में लाहौर में जलसा करने पर भी तुले हुए हैं। ये देख लें, ये मनाजिर हम आपको इसलिए दिखाना चाहते हैं कि इसमें क्योंकि बड़ा गुस्सा था। अगर आप देखते हैं ये सोशल मीडिया पे जब तस्वीरें और ये वीडियोस वायरल हुई हैं कि सीएम साहब खड़े हैं और वो मुड़ के भी नहीं देख रहे। मतलब आपकी भी एक आप अर्ज ही कर सकते हैं कि भाई खड़े हो, आपके गेस्ट हैं, लेकिन नहीं, ही इज़ ओके विद एवरीबडी सिटिंग। और वो इस बात को, इस एक्ट को डिफेंड भी कर रहे हैं। अब ये चीज़ें हैं ना जो बड़ी तकलीफदेह होती हैं कि आपकी लॉयल्टीज़ आपके मुल्क की तरफ हैं कि नहीं है, या बस अपने लिए हैं। तो ये चीज़ जो है बढ़िया यहाँ हो जाती है इस चीज़ में। अच्छा, अब इसके बाद क्या कहेंगे कि सियासी जलसे जुलूस हर सियासी पार्टी का हक है, लेकिन तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को कम अज़ कम सियासी माहौल तो ऐसा बनाना चाहिए जिसमें सरगर्मियों पर एतराज़ की गुंजाइश ना बचे। लेकिन लगता ये है कि जानबूझ के आप इस किस्म की गैदरिंग्स करते हैं और इस किस्म की हरकतें होती हैं जहां यू शुड बी टॉक्ड अबाउट इवन इफ इट्स इन अ नेगेटिव वे। अब तो यही लगना स्टार्ट हो गया कि यू रियली डोंट केयर। अच्छा जी, गवर्नर हिमसेल्फ, गवर्नर साहब खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शुक्रिया गवर्नर साहब। गवर्नर साहब, आप हर मामले में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को न जाने क्या कुछ कहते रहते हैं, या शायद उन्हें ये लगता है, बड़े सख्त अल्फाज भी होते हैं और वज़ीर आला भी आपको निशाने पर रखते हैं और वो भी ऐसे अंदाज में कि फिर आपको जवाब भी देना पड़ता है। क्या करें, आवाम क्या करे सारी सूरत हाल में? ये बयानात की जंग दोस्ताना फायरिंग समझें या वाकई सीरियस है मामला? दोस्ताना फायरिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैंने कुछ ऐसे, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसे सवाल हैं जो मैंने सख्त किए हों, और अल्लाह का फजल है कि मैं वो ज़बान इस्तेमाल नहीं कर सकता जो वो इस्तेमाल करते हैं, और वो जो इस्तेमाल करते हैं आपके सामने भी, शायद आप उस चीज़ को रिपीट भी ना कर सकें जो ज़बान वो इस्तेमाल करते हैं। सवालात देखें जब किए जाते हैं और आपने मुझसे सवाल किया तो मैं जवाब दे रहा हूँ ना। अगर आप वो सवालात करेंगे मैं जवाब तो डेफिनेटली दूंगा। मैं खामोश, तो मैं तो गूंगा और बहरा तो नहीं हूँ ना। मैं PTI का कोई MNA MP हूँ या उनका कोई वर्कर हूँ जो मैं खामोश रहूँगा। मुझसे जो सवाल करेगा मैं डेफिनेटली जवाब दूँगा। हाँ, अलबत्ता मैंने उनके जो मिनिस्टर्स हैं और जो एडवाइज़र्स हैं जो भी हैं उनके लिए मैंने आम माफ़ी का ऐलान किया और मैंने कहा आपके जब वज़ीर आला बोलेंगे तो मैं उनको डेफिनेटली जवाब दूँगा। मैंने शुरू में उनके साथ एक पॉजिटिव रिलेशन की बात की थी जिसका उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया, तो एक जगह पे फुल स्टॉप था। फुल स्टॉप के बाद जो है ये चीज़ें इस सवालों से जवाब मैं उनसे, अगर मैं उनको बोलूँ करप्शन ना करें तो ये सख्त बात है। अगर उनको मैं बोलूँ कि आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग के पैसे ना लें तो ये सख्त बात है। अगर मैं बोलूँ कि सूबा जो है वो आपने दहशत गर्दों के हवाले कर दिए, आज तक कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग नहीं हुई, तो ये सख्त बात है। अगर मैं बोलूँ कि आप फ़ौजियों के ख़िलाफ़ करारदाद अपनी असम्बली में पास कराते हैं लेकिन आवाम की फलाह बहबूद के लिए आप बात नहीं करते हैं तो ये सख्त बात है। आई डोंट नो कि सख्त बात आप किसको कहते हैं। मैं तो पाकिस्तान एक आइनी ओहदे पे बैठा हूँ और जब तक मैं आइनी ओहदे पे बैठा हूँ मैं अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। आइनी है जो भी मेरे पास आइन के ख़िलाफ़ काम होगा मैं उसको दिफा करूँगा। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और आवाम की फलाह बहबूद के लिए जो भी काम करना चाहिए, वो मेरा सियासी मुखालिफ क्यों ना हो, जो भी हो, सूबे के अमन के लिए, सूबे की तरक्की के लिए, नौजवानों के रोज़गार के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, अपने नौजवान जो कि हमारे खेल के मैदान में, स्पोर्ट्स के लिए, मैं हर किसी के साथ काम करने को तैयार हूँ। हाँ, लेकिन आप कुंडी साहब ये भी देख रहे होंगे कि इस वक्त आप ही के सूबे जिसमें आप गवर्नर हैं वहाँ हो क्या रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से रियासती पॉलिसी के मुखालिफ अपनी खारजा पॉलिसी बनाने का कदम, ख़ुद अफ़गानिस्तान से मुज़ाकरात का ऐलान, हुकूमत इसे फेडरेशन को चैलेंज करने के बराबर ऑब्वियसली देख रही है और इस किस्म के 1 by 1 इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं जिनको शायद इस तरह देखना भी चाहिए। आप सूबे में वफाक के नुमाइंदे हैं, आपको लगता है कि हुकूमत सही कह रही है या फिर ये ओवर रिएक्ट कर रहे हैं?
देखिए हुकूमत बिल्कुल ठीक कह रही है। आपके एक फंक्शन है, उसमें कौंसल जनरल आ रहे हैं, वो बैठे हुए उसमें वो क्या कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मैंने रियासत आपने कहा कि मैंने मुल्क के साथ कल फॉर एग्ज़ाम्पल कोई और सूबे वाला बोलेगा हमने फ़लाँ मुल्क से बात करनी है, दूसरा बोलेगा मैंने फ़लाँ मुल्क से बात करनी है। देखें बात यह है कि आप ये जो है रियासत से बात करती है, हुकूमतें से बात करती हैं। आप कह रहे हैं कि जी मैंने जो है वो अफ़गानिस्तान से बात करनी है, मैं जाऊँगा उनके साथ। आज जिनकी हुकूमत है इनके ऊपर तो आप लोगों ने बड़ा कहा था कि जी तालिबानों के ऊपर जब हुकूमत थी हमने उनको अड्डे दिए, कोलेटरल डैमेज हुआ। तो जब इनके ऊपर हमले हो रहे थे, जब इनको बेस मिले जा रहे थे, जब ये वहाँ पर इनके ऊपर हमले की जो बकौल आप कह रहे थे कैसे हुआ है, तो उस वक्त मौसूफ के वालिद साहब मुशर्रफ काबीने में वज़ीर थे, सूबे में वज़ीर थे। उन्होंने देखिए जब अड्डे और ये चीज़ें हो रही थी उस पर तो उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, न डिसेंडिंग नोट लिखा, न वॉकआउट किया। उस वक्त वजारत के मज़े लूट रहे थे, वालिद साहब उस साइड पे मज़े लूट रहे थे, बेटा इस साइड पे मज़े लूट रहा है और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। या वालिद साहब की पॉलिसी आप बताते कि मेरे वालिद साहब गलत थे, हालांकि लोगों को तो वालिद के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। लिहाजा ये जो है उधर जो है उस वक्त जब मुशर्रफ साहब के साथ थे, लोगों पे ड्रोन भी करवा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे अफगानिस्तान में। अब कह रहे हैं कि नहीं हम उनके तहफ़्फ़ुज़ करें। हाँ, अब ये बताइएगा, ये मामला जिसका आपने ख़ुद भी इशारा किया, जिक्र किया, वो ज़्यादा सीरियस हो रहा है। अफ़गान सफारतकारों का सफारती आदाब की खिलाफ वर्जी और रियासत के एक्शन से सर्टनली मामला किस तरफ जाएगा ये एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अफ़गान टीम की जानिब से वजाहतें दे रहे हैं अली अमीन साहब। आपको लगता है ये मामला मज़ीद बिगड़ने का चांस मौजूद है? मुझे तो सच ये लग रहा है कि वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा तो वज़ीर-ए-आला नहीं है, बल्कि वो शायद अफ़गानिस्तान के किसी सूबे का जो है वो वज़ीर-ए-आला है जो इतनी क्वालिफिकेशन दे रहे हैं। इस बात में टोटली गलत है। 14 अगस्त को मैंने भी कौंसल जनरल जो है अफ़गानिस्तान को, ईरान को और अमेरिका को बुलाया था। मेरे पास सूबे में हमारे पास 3 कौंसल जनरल तीनों को बुलाया था। फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी भी हुई, वहाँ पर तराना भी था, पाकिस्तान का तराना भी बजाया गया, वहाँ पर हमने केक भी काटा और जो है वो उसके साथ साथ जो है वो वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने तो कभी इस चीज़ का इज़हार नहीं किया। डिप्लोमेटिक कोई नॉर्म्स होते हैं उसको फॉलो नहीं किया गया। हक तो ये था अगर उनको इतने ही वज़ीर-ए-आला साहब को पता था कि चीज़ें होनी है तो उनको अपने ऑफिस में बिठा देते। सब इवेंट के बाद जब स्पीच थी जो भी था उसको उस वक्त बुला लेते। लेकिन आज अगर आप उनकी तर्जुमानी कर रहे हैं जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स का ख्याल नहीं रखते तो मैं नहीं समझता कि ठीक है। इसमें हमारे सूबे में सूबाई असम्बली में करारदाद भी पास हुई है। मैंने ख़ुद भी इसकी मज़म्मत की है कि बिल्कुल गलत है। सबसे पहले पाकिस्तान की इज़्ज़त, पाकिस्तान का वक़ार, उसके बाद बाकी चीज़ें। तो हम पाकिस्तान की इज़्ज़त और पाकिस्तान के वक़ार पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करें। तो ये भी कुंडी साहब हम तस्वीर बार बार देखते हैं और हम सोच रहे हैं कि बाकी भी बहुत ज़्यादा आवाम वहाँ खड़ी है। किसी को भी कैसे बर्दाश्त हुआ होगा कि आपके मुल्क का तराना बज रहा हो, आपका नेशनल एंथम है, किसी भी मुल्क में जाएँ उनका भी नेशनल एंथम हो तो आप खड़े होंगे, बिकॉज दिस इज़ व्हाट वन डज। और सारे खामोश हैं और ये लोग बैठे हुए हैं और किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही इस बात पे। हमें देख के इतनी तकलीफ हुई है। खैर एनीवे आगे चलते हैं। ये बताइएगा कि सूबे और वफाक के दरमियान जो तनाव सख्त हुआ है ये इस्लामाबाद जलसे के बाद ही हुआ है। अब ऐलान किया गया है कि तहरीक इंसाफ लाहौर में जलसा करेगी और खैबर पख्तूनख्वा से काफिले जाएंगे। अब बहरहाल तो ऑब्वियसली एक सियासी एक्टिविटी है। क्या पंजाब हुकूमत को मुकम्मल इजाज़त और ताउन देना चाहिए तहरीक इंसाफ को? मैं नहीं समझता कि जो रवैया इस वक्त PTI का है और जो गालम गलोच और जिस किस्म की वो बेहुदा गुफ्तगू करते हैं उनको इजाज़त देनी चाहिए। बिल्कुल इजाज़त नहीं देनी चाहिए। हाँ, पॉलिटिक्स में पुरअमन एहतजाज चीज़ें होती हैं। पॉलिटिक्स में ये चीज़ नहीं होती जिस तरीके से आप शाम को आएँ, आप पत्नी कौन सी दवाई इस्तेमाल करें या शहर में बहुत ज़्यादा मशहूर है और आपका ऑल फॉल जो है वो बकते रहें। ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। जो है अगर आप एक जमहूरी तरीके से, आप जमहूरी अंदाज से अगर स्पीच कर सकते हैं, आप पाकिस्तान की रियासत को चैलेंज करें, आप पाकिस्तान की फ़ौज को चैलेंज करें, उनके ख़िलाफ़ बयानात दें, उनको आप टारगेट करें, ये आप किससे जाम कर रहे हैं? ये तो पाकिस्तान के मुहिब वतन होने के तो इसमें कोई वो नहीं है। ये मुहिब वतन पाकिस्तानी तो इस किस्म का एजेंडा नहीं लेके फिरता। ये तो मुल्क दुश्मनी को एजेंडा लेके फिर रहे होते हैं। फिर ये कहते हैं कि हम 9 मई में भी नहीं है। जो भी गलत काम हुए हमेशा आप देखेंगे कि उसमें PTI के लोग शामिल होते हैं। लिहाजा मुझसे अगर सूबाई पंजाब की सूबाई हुकूमत मशवरा मांगे, मैं उनको मशवरा दूँ तो बिल्कुल इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इस किस्म के लोगों को किसी सूरत भी करने की इजाज़त नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। KP फैसल करीम कुंडी हमसे बात कर रहे थे और उनका यही कहना था कि जब भी कुछ ना कुछ गलत हुआ है तो उसमें PTI के लोगों का हाथ ज़रूर हुआ है। अच्छा जी, अब ज़ाहिर है लाहौर में जलसे का ऐलान तो किया हुआ है, क्या होता है वो हम अभी से थोड़ा तो प्रिडिक्ट कर ही सकते हैं कि क्या होगा।
लेकिन नथिंग शुड कम एज अ सरप्राइज टू एनीबॉडी, बिकॉज आप प्रेसिडेंट्स देखें ना कि क्या होते चले जा रहे हैं और आगे बात किस तरह पहुंच रही है, और इसके बारे में कहा भी जा रहा है लाहौर जलसे का कि इट्स गोइंग टू बी अ बिग पावर शो। तो फिर बानी चेयरमैन की तरफ से कहा जाता है इनके कि आप कफन बांध के सरों से निकलें, फिर दूसरी तरफ से बयानात आ रहे थे कि अटक पुल से आगे जाकर दिखाएं। सो वो भी समझ में नहीं आ रहे थे। जाहिर है इस मुल्क पर सबका हक है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में रहता हो, पंजाब में रहता हो, सिंध में रहता हो, बलोचिस्तान में रहता हो, हर किसी को हर जगह जाने की इजाज़त भी होनी चाहिए, इजहार ख्याल की इजाज़त भी होनी चाहिए। अबू बकर सिद्दीक जी, यस अबू बकर बताइएगा क्या तैयारियां हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अब हम अगर पास्ट जलसे वगैरह देखें पीटीआई के तो हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये तो लाहौर वाला जलसा तो बड़े जारहाना तरीके से इसकी अनाउंसमेंट हो रही है और बहुत कुछ जैसे इसमें होने वाला है। क्या तैयारियां हैं? देखिए अनाउंसमेंट जैसे आपने कहा था वो काफ़ी एग्रेसिव अंदाज में हमारे वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर साहब ने किया था, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस जलसे के लिए तैयारियां जो है वो उस तरह की नहीं हो रही जिस तरह इससे पहले के जलसों के लिए हो रही थी, क्योंकि इस्लामाबाद का जब जलसा था तो खैबर पख्तूनख्वा से काफ़ी तैयारियां थी, और इवन 2 हफ्ते पहले से ही जो है वज़ीर-ए-आला साहब जो है वो मीटिंग्स बुलाते थे सीएम हाउस में, अरकान असम्बली की, इवन मरकज़ी क़यादत की मीटिंग्स भी जो है वो बुलाते थे, और एक हफ्ते से जो है तैयारियाँ हो रही थी और डिसाइड किया जा रहा था कि किस हल्के से कितने लोग जाएंगे और कौन कौन जो है वो लीड करेगा किस ज़िले से। तो ये सारी चीज़ें जो है वो जलसे से पहले जारी थी, लेकिन इस बार अगर हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबाई क़यादत जो है जो ख़ुद अली अमीन साहब लीड कर रहे हैं, तो कोई तैयारियां जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता आज एक इजलास ज़रूर बुलाया गया है, चूँकि अभी कुछ दिन बाकी है जलसे की जो अनाउंसमेंट हुई थी डेट को, तो अभी चूँकि कुछ दिन बाकी है तो आज 19 तारीख़ को जो है इजलास तलब किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत जो है वो भी इस इजलास में शिरकत करेंगी। बताया जा रहा है कि उमर अयूब साहब और दीगर जो असद कैसर साहब हो गए, आतिफ खान, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी क़यादत है तो उसको भी इस इजलास के लिए मदऊ किया गया है, और वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर जो है वो चेयर करेंगे इस इजलास को। सीएम हाउस में इजलास होगा और इस इजलास में लाहौर जलसे के हवाले से जो है गुफ्तगू होगी, लाएअमल तैयार किया जाएगा, बताया जाएगा कि किस तरह। ठीक है जी, आज इजलास होगा जिसमें कुछ फैसले हो सकते हैं। अभी तक तो कोई तैयारी आज सच नज़र नहीं आ रही है। शुक्रिया अबू बकर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर दोस अपडेट्स। सरप्राइज होगा, सरप्राइज कुछ भी हो सकता है। बट एक बात कंसर्निंग है, मतलब सूबे में जो अमन अमान की सूरत हाल है, मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं, अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड पूछें बहुत से लोगों से कि आप शाम के बाद वहाँ बाहर नहीं निकल सकते, गुजर नहीं सकते, सो उस पर कितनी फ़िक्रमंद है सूबाई हुकूमत? दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कितनी फ़िक्रमंद आपको लग रही है सूबाई हुकूमत? खबर बड़ी दिल दहला देने वाली। जैकबाबाद में ज़्यादती का शिकार होने वाली खातून पोलियो वर्कर की दर्दनाक कहानी हमारे सब के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए एक सबक भी है, हमारी नाम नहाद गैरत का पोल भी खोल रही है। पहले तो इस बेचारी को, बेचारी का क्या कहेंगे, मतलब विक्टिम है, ज़्यादती का निशाना बनाया गया। फिर ये हुआ कि मुश्किल वक्त में बजाय इसके कि इसका ख़ानदान इसका साथ देता, इसके शौहर ने अपनी ही बीवी को अपने घर से निकाल दिया, अपने घर से इतना पेनफुल, क्योंकि पहले हमें ये खबर मिली थी कि ये पोलियो वर्कर है और उसका रेप हुआ है। अब यहाँ तक ही, और आपको पता है कि हम इस फोरम पे बैठे आप लोगों को कहते हैं कि पोलियो वर्कर्स आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं और उनको वेलकम करें अपने घर में। कहाँ तक हम नहीं गए कि गर्मी का मौसम है, उनको ठंडा पानी दें, शरबत दें, ये वो। अब फिर हो जाता है रेप। ना सिर्फ उसके बाद यही एक शॉकिंग खबर थी, जब वो वापस घर जाती है तो उसका मियाँ उसको, उसका शौहर उसको घर से निकाल देता है और उसके जान से बच्चे भी उससे दूर कर लेता है, जान से मारने की धमकियां भी देता है। अब हुआ ये कि सिंध हुकूमत ने इस मामले में कुछ संजीदा इक़दाम किए हैं। एक तो खातून के शौहर को हिरासत में लिया गया है, दूसरा खातून वर्कर को सिक्योरिटी ना देने पर डिप्टी कमिश्नर और SSP जैकबाबाद को ओहदे से हटाया जा चुका है। ज़्यादती में मुलव्वस 3 मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की कोशिशें भी जारी हैं, जबकि मरकज़ी मुल्ज़िम अहमद जाकरानी पुलिस की हिरासत में है। ये सब कुछ हो रहा है, इस पे हम बात करेंगे कि एक्चुअली ये वाक़या हुआ से, मतलब ये जा रही थी, किसी घर का दरवाज़ा खटखटाया और वहाँ पे कोई लड़ाई हुई और उसके बाद इसके साथ ये ज़्यादती हुई, या किसी ने प्लान किया हुआ था, क्या था? और बिल्कुल ही अकेली थी, मतलब टीम, हमेशा कोई पोलियो वर्कर्स की टीम होती है ना, या कभी भी अकेले नहीं होता। 2 औरतें होती हैं, कोई एक आदमी होता है, कोई भी पुलिस होती है, पुलिस होती है। यहाँ तो शहरों में तो होती है। मुकेश रुपैता हमारे साथी कराची में मौजूद हैं और इस वाक़े को कवर करते रहे हैं, जैकबाबाद में रहते हैं। मुकेश, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अब ये बताइएगा कि
हुआ क्या था एग्जैक्टली, क्या हुआ था एग्जैक्टली? जो खातून बता रही है कि वो गई थी, पिछले 10 साल से वो इस इलाकों में घूमती रहती है, पोलियो के कैंपेन में हिस्सा लेती है और जाती रहती है। ये इस मरतबा ये हुआ कि ये गांव है अलाबग जखरानी है, वहाँ गई पोलियो के कतरे पिलाने। वहाँ पे उसको पता था कि इतने सालों से जा रही है कि किस घर में कितने बच्चे। वापस जैसे आ रही थी तो एक मुलजिम अहमद जखरा ने उसको रोका। उसने कहा कि एक नया घर है, सामने चलो, वहाँ पे जो है उसको बच्चों को कतरे पिलाओ। जैसे ही वहाँ गए तो उनको वहाँ पे यरगमाल बना लिया। 3 बंदे प्लान किया गया, प्लान किया गया। एक खातून के मुताबिक वहाँ पे 3 बंदे और भी थे, उन्होंने उनको पकड़ा। फिर उनको मुलजिम एक ही था जिसने एक जाति का निशान बनाया, बाकी लोगों ने 2 बंदों ने पकड़ा, एक रिकॉर्डिंग कर रहा था। तो उसके बाद जैसे ये चीज़ वायरल हुई और उसके बाद SSP जैकाबाद उस वक्त के जो सुमेर नूरचना थे और DC थे जहूर मरी, वो मौके पे पहुंचे, खातून को रेस्क्यू किया और जिम्स अस्पताल है हमारे यहाँ, वहाँ पे इनको पहुंचाया। पहले तो शी वाज वेरी अफ्रेड, बड़ी डरी हुई थी क्योंकि हमारा कबायली इलाका है। तो पहली रात उसने ये बयान दिया कि मेरे साथ ज्यादती नहीं हुई, डकैती हुई है। तो इसको सेशन जज ने शो मोटो नोटिस लिया, उसको सेफ होम भेजा। 2 दिन के बाद खातून ने बयान दिया कि मेरे साथ ज्यादती हुई है और ये इस तरह से हुआ है और मुझे शोहर ने जो है घर से निकाल दिया है, मेरे बच्चों को भी मुझसे छीन लिया गया। अच्छा, इस शोहर वाली बात पे हम बाद में आएंगे। पहले तो ये बताएं मुकेश कि जब इतने सालों से वो पोलियो वर्क कर ही रही थी, वो अकेली थी? हम वो समझना चाह रहे हैं क्योंकि हमारे घरों में भी जब पोलियो की टीम्स आती हैं तो एक पुलिसमैन होता है या फिर एटलीस्ट 2 लोग होते हैं, अकेला कभी कोई नहीं होता। इनके साथ एक मेल पोलियो वर्कर भी था, हनीफ नामदास का, वो भी इसके साथ, उसको भी यरगमाल बनाया, उनसे भी मोबाइल वगैरह छीने गए। अच्छा, उसको दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया और इसको जो है दूसरे कमरे में रखा गया था। और जाहिर है इन लोगों के पास असलहा होगा। तो इनके पास असला है ना, और ना ही उसके पास सिक्योरिटी थी पुलिस की। वरना ऐसा होता है कि जब भी देहातों में खातून जाती हैं या पोलियो की टीमें, चाहे उसमें ये शामिल हो या ना। कैसे पकड़ा गया? अहमद जखरानी को पुलिस ने कार्रवाई करके पकड़ा था। तो दूसरे दिन, पहले दिन नहीं पकड़ सके, भाग गया था मौके से, लेकिन मुख्तलिफ मकामात पे पुलिस ने छापे मार के इसको गिरफ्तार किया था। और ये अहमद जकरानी ही था जिसने उसको कहा था कि दूसरे यही था घर में मरकजी मुल्जिम यही है। बाकी 3 जो उसमें 2 तीनों निकाह पोश थे, बकौल खातून के वो निकाह पोश थे। उन्होंने 2 बंदों ने पकड़ा हुआ था, एक ने जो इसको। आप ये बताइए इसके शौहर का क्या मामला हुआ? इसके शौहर ने इसको घर से निकाल दिया, फिर उसको घर से तो निकाला, जान से मारने की धमकी क्यों? जैसे ये हमारा जो फरसुदा निज़ाम है गैरत के नाम पे, हमारे यहाँ आप अपने आए दिन खबरें पढ़ते होंगे, अखबारों में, TV पे देखते होंगे कि खातून अगर हमारे इलाके में किसी से गैर मर्द से बात भी कर लें तो उनके लिए बड़ा मसला हो जाता है कि आपने बात क्यों की। ये तो इतना बड़ा जाति का वाक़या हो गया। लेकिन एक सेकेंड, ये खातून कोई आम खातून तो थी नहीं, ये तो 10 साल से ऑलरेडी पोलियो वर्क कर रही है, तो घर से तो ये निकलती ही है और लोगों से मिलना जुलना भी होगा, घरों में जा रही है, खवातीन से मिलती होगी, बच्चों का बता रहे हैं कि एक घर में कितने बच्चे हैं, सब कुछ पता होगा। तो ये तो कोई आम खातून तो है नहीं, तो ये सब कुछ करने की इजाज़त मियाँ से थी, शौहर से थी, लेकिन जब ये हो गया तो उसको घर से ही निकाल। बस यही होता है ना हमारे निज़ाम में, तो खातून ही कोई कसूरवार कराया जाता है ना। तो इस वजह से उसने भी वही किया, उसके शौहर और उसके सास ससुर ने भी, देवर ने भी, तो उसको घर से निकाल दिया। अच्छा, सारे ही उसके पीछे पड़ गए। उसको फिर काली का इल्ज़ाम लगा कि उसको जो है उसके बाप को बोला कि इसके खातून के बाप ने DIG सखर को खुद बताया था कि ये जो है इसके बाप ससुर ने फ़ोन करके मुझे कहा है कि ये काली, हम इसको घर में नहीं छोड़ेंगे। तो अच्छा, जान यानी जान से मार देंगे। मतलब फिलहाल उसने जान की धमकी, मारने की धमकी तो नहीं दी, लेकिन उसको काली का इल्ज़ाम लगाया बेसिकली कि आप इसको हम इसको काली का इल्ज़ाम लगा रही है गैरत के नाम पे। लेकिन अब अगर गिरफ्तार नहीं करते इनको तो हो सकता है कल परसों कुछ हो जाता। नहीं, ये इल्ज़ाम जब लगता है, जो आप कह रहे हैं कारी का जब इल्ज़ाम लगता है तो इसका मतलब है कि हम आपको जान से मार सकते हैं, ऐसा ही है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ऐसा ही है ना, बेसिकली कारी ऑर्डर किलिंग। नहीं, और मर्द के लिए भी है, मर्द के लिए भी अगर उनके शुबा है किसी के बार तो उस पर भी उनको भी मारेंगे। मतलब इसके पीछे कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं होती? खैर नहीं, इस लड़की के साथ तो इतना हादसा पहले ही हो गया और वो तो कंफर्म है। तो अभी ये औरत कहाँ है? अभी अपने बाप के घर में है ये। वहाँ तो इस पे हमला, वहाँ पे पुलिस चौकी कायम की गई है, 5 पुलिस एहलकार है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। अच्छा, ना सिर्फ कि यानी इधर तक बात नहीं रुकेगी कि हमने घर से ही निकाल दिया, अब इसको मतलब हम मार भी सकते हैं, ये भी हो सकता है अगर उसको, क्योंकि निज़ाम यहाँ पे अक्सर ऐसा ही होता रहा है हमारे इलाकों में, कोई नई बात नहीं है ये। बच्चे कितने हैं इनके? 3 बच्चे हैं इसको, 2 बच्चियां रख ली है, शौहर की फैमिली ने बच्चे रख लिए हैं? नहीं, वो तो कोर्ट के ऑर्डर पे जो है उसको खातून को वापस किए गए। अच्छा, बच्चे यानी जो बच्चे इनसे छीने गए थे, फिर कोर्ट ने मुदाखलत की सेशन जज साहब ने, उसको फिर उसके हुक्म पर जो है
वापस किए गए। अच्छा, इस बात की भी एक टेंशन होगी कि बच्चे भी चले गए हैं। हाँ, तो फिर बाद वापस करवाए गए। मुकेश, इतना हम बचपन से पीटीवी पे ड्रामे देखते थे, कारोकारी और ये सारे ये सारे हमने देखे हुए हैं। इस बारे में बड़ी आगाही फैलाने की भी कोशिश की गई एंड ऑल दैट व्हाट नॉट, सब कुछ हुआ। हम पीटीवी लेजिस्लेशन भी हुई, कार्रवाइयाँ भी हुई, लेकिन अभी तक अफसोस भी हो रहा है और हैरानी भी हो रही है कि कारोकारी हम समझते थे ये वनी कारोकारी, ये शादी करा देना किसी मुकद्दस किताब से, ये सारा ख़त्म हो गया होगा, लेकिन अभी भी ये सब चल रहा है। ये ख़त्म कभी भी नहीं हुआ था, ये तो कम हुआ है, कम भी नहीं हुआ है, तो अभी दिन ब दिन बढ़ रहे हैं ये चीज़ें। अभी तो बच्चियाँ, छोटी छोटी ख़वातीन, और आप देखिए सिंध, बलूचिस्तान, साउथ पंजाब में, दीगर इलाकों में आज दिन ये वाक़यात हो रहे हैं। हमारे यहाँ तो ख़वातीन जो हैं गैरत के नाम पर अगर आ गई तो फिर मुश्किल है उसका बचना। 99% नहीं बच सकती हैं, अगर कोई बच भी गई तो किसी वडेरे के कहने पे या किसी मुर्शिद सैयद के कहने पे तो बच जाती हैं, वरना फिर नहीं। तो ये तो बड़ी तशवीशनाक बात है। और जो आप बता रहे हैं कि यानी सारी लेजिस्लेशन इतने साल काम होते रहे तो वो ज़ीरो ही हो गए ना। जाहिर बात है, कोई ऐसी वो नहीं है। असल क्या है ना, वहाँ हमारे इलाकों में इस गैरत के नाम पे मारने के बाद उनकी कोई सज़ा जज़ा का अमल नहीं हो रहा, उसमें बस कबायली जरगे होते हैं, उसके बाद जो है उसको। तो मुकेश, इससे पहले भी बहुत से किस्से हुए। हाँ, बहुत से मशहूर। ये तो चलो पोलियो वर्कर, मैंने आपको जैसे बताया कि आए दिन हमारे इलाकों में गैरत के नाम पर बच्चियाँ, बच्चे और मर्द मर रहे हैं। तो पुलिस इंटरवीन नहीं करती? कोई बरादरी, कोई वकला हो वहाँ, कोई तंजीम हो इस किस्म की, खवातीन की कोई सब है, सब अवेलेबल है जो, लेकिन उनसे मदद मांगते हैं तो वो करते हैं मदद। अब जैसे खातून का मसला है तो वकला, बरादरी, सिविल सोसाइटी सारे एक प्लेटफॉर्म पे हैं कि इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और उसको इंसाफ दिया जाए। इस तरह अगर कोई इशू हो जाए तो ठीक है, बाकी हर एक के लिए तो सारी तंजीमें और जितने इदारे हैं नहीं उठ रहे हैं ना। बड़ा ही आई ओपनिंग सेगमेंट रहा है। यही समझा जा रहा था कि भाई हालात बेहतर हो गए हैं और ज़ाहिर है अब वो वनी कारोकारी वाले मामलात कम हो गए होंगे, एटलीस्ट अगर ख़त्म नहीं हुए होंगे। लेकिन अभी मुकेश हमें बता रहे हैं, जो कि वहाँ के हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, हमारे साथी हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ रिपोर्ट करते हैं, कहते हैं कुछ कम नहीं हुआ, इनफैक्ट बढ़ रहा है। अच्छा, एक दफ़ा फिर हम ये बताना चाहते हैं कि यहाँ जो स्पेसिफिक जिस किस्से की हम बात कर रहे हैं, शी इज़ अ पोलियो वर्कर। कितनी बार हम एक दफ़ा फिर रिविजिट आपको करवाना चाहते हैं कि पोलियो वर्कर्स कितनी मुश्किलात से, लिटरली अब तो ये भी पता चल रहा है कि अपनी जान और इज्जत पे खेल के आपके पास आते हैं, आपको, आपके बच्चों को, आपका उनका फ्यूचर जो है उनको महफूज करने के लिए। ये पोलियो वर्कर्स हैं, ये फ्लड में या पुराने विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं। ये आदमी, ये मर्द, ये ज्यादातर खवातीन होती हैं, मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं होती। और अच्छा, बड़ी बात ये डेली वेजेस पे होते हैं, ये कंफर्म मुलाजिम भी नहीं है। ये ले, हाँ, बिल्कुल ये इनको बेचारे 3-3 महीने 6-6 महीने सैलरी के लिए परेशान होते हैं। ये एक ट्रेजेडी है, ये लिटरली एक ट्रेजेडी है। ये बाय द वे ये मनाजिर जो आप देख रहे थे हब के मनाजिर हैं। फिर हमने आपको, शुक्रिया आपका मुकेश, बहुत शुक्रिया मुकेश, आप इधर आए हैं। हमने आपको बताया कि किस तरह सर्दियों के मौसम में कितने फीट स्नो, बर्फ में गुजरते हुए वो जा रहे। क्या पड़िए इनको, वरना ये क्यों करेंगे। और फिर ये इस्तकबाल इनका होता है कि किसी को रेप कर दो और किसी को कत्ल कर दो। आए दिन हमें कुछ ना कुछ इस किस्म की खबरें मिलती रहती हैं और अफसोस कि हम नहीं सीख रहे। क्या कहें? अभी ज़रा बैक टू द क्रिकेट और बताएंगे आपको जल्दी से ये कि अफगानिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को सीरीज़ के पहले वनडे में 6 विकेटों से हराया है। जनूबी अफ्रीका का आगाज़ तबाहकुन अंदाज में हुआ। सिर्फ 29 रन पर जनूबी अफ्रीका की आधी टीम लिटरली आउट हो गई थी। फजल हक फारूकी और गजनफर ने जनूबी अफ्रीकी टॉप ऑर्डर को क्रीज पर टिकने नहीं दिया। जनूबी अफ्रीकी टीम सिर्फ 106 रन पर ढेर हो गई, जिसमें वियान मेल्डन ने 52 रन बनाए और फजल हक फारूकी ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। अफगानिस्तान ने हदफ 26वें ओवर में हासिल कर लिया। वैसे अफगानिस्तान इज़ ऑन अ रोल, ये अफगानिस्तान क्रिकेट टीम इज़ ऑन अ रोल और हम पहले भी इनकी परफॉर्मेंस की बात कर चुके हैं। इनफैक्ट वर्ल्ड कप में भी इनकी काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है, हमें तो याद ही होनी चाहिए। अच्छा, जियो सुपर पे आप देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं। अच्छा जी, चैंपियंस कप के साथ पीसीबी की फ्यूचर प्लानिंग का सिलसिला भी जारी है और इनफैक्ट समझिए कि जुड़ा हुआ है। परसों क्रिकेट के बड़ों की बड़ी बैठक हुई और कौमी टीम के वाइट बॉल फॉर्मेट के हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने चैंपियंस कप के मेंटोर्स और हेड कोचेस से सलाह मशवरा किया और इस मौके पर हाई परफॉर्मेंस कोच डेविड रीड, सही कह रही हूँ ना मैं,
और डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस और चैंपियंस कप नदीम खान भी शरीक थे। कोच गैरी क्रिस्टन पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल से मुतालिक काफ़ी पुरुमीद दिखाई दी है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास ट्रांसफर करें वो जरा सुन लेना पहले कहानियां, बाद में बात करेंगे। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास बासलाहियत क्रिकेटर्स हैं जिन्हें सिर्फ मामूली एडजस्टमेंट और नफासत और फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है थोड़ा सा। ठीक है जी। व्हाइट बॉल टीम के कोच ने मुमकिन खिलाड़ियों की फहरिस्त तैयार करने का भी इंदिया दिया है जो मुस्तकबिल में आजमाए जाने के लिए तैयार की जाएगी। अब ऐसा भी लगा कि गैरी क्रिस्टन डोमेस्टिक इवेंट्स के मयार पर शायद कुछ शाकी थे, मतलब शिकायत कर रहे थे, क्योंकि देखा यही गया है कि चैंपियंस कप में उसी टीम का ज़्यादा पलड़ा भारी है जिसने पहले बैटिंग की है। गैरी क्रिस्टन का कहना था कि डोमेस्टिक क्रिकेट में वही ब्रांड अपनाया जाए जो इंटरनेशनल सतह पर कामयाबी के लिए दरकार है। कल भी कल भी यही हुआ। रिजवान की मारकून ने साउथ की शकील की डॉल्फिन्स को 92 रन से हरा दिया। मारकून ने 50 ओवर्स में 9 विकेटों पर 284 रन बनाए। कामरान गुलाम ने 110 गेंदों पर 113 रन की शानदार इनिंग खेली। हदफ के ताक़ुब में डॉल्फिन्स की टीम 192 रन बनाकर आउट हो गई। सो ये है। दूसरी तरफ पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच 7 अक्टूबर को होगा और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 1 अक्टूबर को पाकिस्तान के दौरे पर रवाना होगी। मुताबिक पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज के स्केड्यूल का ऐलान 1-2 रोज में कर दिया जाएगा। सुहेल इमरान हमारे साथ हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ लाहौर। और सुहेल, पहले तो चले बाद में बात करते हैं कि इंग्लैंड का आना वो सब कुछ क्या होगा, पहले इस मीटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। इनफैक्ट छोड़ दें, पहले चैंपियंस कप के बारे में बात कर लेते हैं। बात तो वहीं आ गई ना, जो पहले खेल रहा है वही जीत रहा है और उसके बाद क्या होता है, हिम्मतें खत्म हो जाती हैं, एनर्जी लेवल्स, फिटनेस, सीरियस व्हाट्स रॉन्ग। मैं कोई पिच एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, लेकिन मुझे जहाँ तक मालूमात मिली हैं वो यही है कि पिच जो है वहाँ जो बनाई गई हैं, जो उनके जो क्वालिटी है वो उसकी जो जितनी भी उसके अंदर जानसा होता है वो निकल जाता है दूसरी इनिंग्स जब शुरू होती है और उससे पहले जो भी उससे अंदर जूस होता है वो निकल चुका होता है और उसके बाद खासी प्रॉब्लम रही है बैटर्स के लिए, जो मुझे यहाँ पर बैठे हुए इन पिचेस के बारे में मालूमात मिली हैं। और इसके साथ साथ इन कंडीशंस सूटेबल नहीं है बैटर्स के लिए। यही वजह है कि वो वाला कंपटीशन नहीं है, कोई कांटेदार मुकाबले नहीं हो रहे। कहा तो यही जा रहा है बार बार कि हमने गैप को कम करना है और इंटरनेशनल मियार की जो क्रिकेट खेली जाती है वो डोमेस्टिक में भी खेली जानी चाहिए। लेकिन अगर आप इन तमाम मैचेस का एनालिसिस करें तो ये इस चीज़ का फुकदान नज़र आता है कि आपने जो टारगेट सेट किया था, जो आप कहना चाह रहे थे, जो हासिल करना चाह रहे थे, वो तो उन सनसनीखेजी में कि जी आखिरी ओवर में मैच जा रहा हो, आपका नर्व्स जो हैं वो चेक हों बॉलर्स के जो अभी इस वक्त खेल रहे हैं। बैटर्स को आखिरी ओवर्स में 16 रन चेज करनी हो तो वो कैसे करेगा, बॉलर को कैसे बचाने, वो तो सिनारियो अभी तक आया नहीं है। बड़े फ्लुएंटली पहले बैटिंग करते हुए रन्स आ रहे हैं। मतलब दारोमदार तो फिर सारा ये टॉस पे रह जाता होगा कि वो ही लकी समझते होंगे अपने आप को जिन्होंने टॉस जीत के पहले बैटिंग कर रहे हैं। इतना सेट हो गया है कि मैं सोच रहा हूँ कि जो बाद में खेल रहा होता होगा वो भी ये सोच के बैठ गया है ऑलरेडी कि मैंने तो नहीं जीता। क्योंकि ये तो कि कोई ऐसा मैच नहीं हुआ जिसमें ये ना हुआ हो। 1-2 मैचेस में अगर ऐसा हो जाए तो चले ठीक है। अगर आप मुसलसल अगर आप इसी तरह के रिजल्ट आएंगे कि जिसने बाद में बैटिंग करना है वो हार जाएगा, जिसने पहले बैटिंग करनी है वो जीत जाएगा, तो फिर डेफिनेटली जिस तरह आपने जिक्र किया माइंडसेट तो यही आ जाता है कि यार हमसे तो कुछ होना नहीं है, बेशक हम जितनी मर्जी जोर लगा लें। तो वो वाला जो इम्पैक्ट है वो मेरे ख्याल है आने वाले मैचेस में इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। और अगर पिचेस में कुछ ऐसा फॉल्ट है या पिचेस उस तरह का बिहेव नहीं कर रही हैं तो डेफिनेटली उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ताकि जो टारगेट या जो चीज़ें जो एक आपने एम था आपका कि वो हमने हासिल करना है, वो तो इस तरह की सूरत हाल से मेरा नहीं ख्याल कि हासिल हो सकता है। अब तो पता नहीं क्या ही हो सकता है, हासिल क्या होगा, क्योंकि जाहिर है जो चल रहा है वो तो चल रहा है। ये जो मीटिंग हुई है जिसमें कुछ कहा गया है कि जी नाम भी शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, कुछ लिस्टें बनाई जाएंगी, इसकी क्या और इंसाइट है आपके पास सुहेल भाई? अब्दुल्ला भाई, ये जो कहा जाता है ना कि हमारे पास टैलेंट बहुत है, ये सुन सुन के ना हम तंग आ चुके हैं, बल्कि अब तो बूढ़े हो रहे हैं हम लोग ये सुन सुन के कि हमारे पास टैलेंट बहुत है, फाइन ट्यूनिंग करनी है। भाई किसने करनी है फाइन ट्यूनिंग? ये इतने बड़े बड़े ब्रेन बैठे हुए हैं, ये इन लोगों ने ही करनी है। सबसे बड़ा मसला जो आएगा ना सामने
वो इस चीज़ का आएगा। बड़ी अच्छी ज़बरदस्त चीज़ है कि आपने इतने बड़े क्रिकेटर्स लगाए हैं जिनको तजर्बा भी है। 3 कोचेज ऐसे हैं जो पाकिस्तान टीम के साथ भी काम कर चुके हुए हैं। गैरी कर्स्टन 101 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, 185 वनडे का तजर्बा, बड़े हाई प्रोफाइल उनका एक पूरे का पूरा करियर है। वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान है, इंडिया जैसी टीम को उन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया हुआ है। लेकिन अब इन तमाम जो लोग हैं, सबसे बड़ा इम्तिहान ये होगा कि आया ये एक पेज पे आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि हर किसी का अपना अपना एक तजर्बा है, हर किसी की अपना अपना एक सोच होगी। अगर ये 5-6 लोग जो जितने भी हैं, 5 मेंटर्स और ये जो छठे हैं हमारे वाइट बॉल के कोच गैरी कर्स्टन, क्योंकि बात चैंपियंस कप की हो रही है तो इसलिए हम इन 6 लोगों की ही बात करेंगे। अगर एक पेज पे आ जाते हैं तो डेफिनेटली इसके बड़े अच्छे जो असरात हैं वो आने वाले दिनों में दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने कम से कम मार्च अप्रैल तक 18 वनडे मैचेस और 9 T20 मैचेस खेलने हैं। तो इसमें आप कम से कम जो ये मैचेस बनते हैं इसमें अच्छा ये कह देना कि बड़े पुर उम्मीद भी हैं हमारे प्लेयर्स, बड़े अच्छे हैं, और साथ ये भी डाल देना कि थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग, थोड़ी सी नफासत, थोड़ी सी फिनेस की ज़रूरत है। हाउ डज दैट ट्रांसलेट प्रैक्टिकली? मतलब क्या होती है नफासत और क्या होती है फाइन ट्यूनिंग? वो क्या करना है, वो तरीक़ेकार भी डिस्कस हुआ? ये तो सुनने में, लिखने में, पढ़ने में तो ये फिक्रे बड़े पुराने होते चले जा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट ग्राउंड पे क्या है वो सारी की सारी चीजें वो बता रही होती है। रिजल्ट ये कह रहे हैं कि आप दुनिया से बहुत पीछे हैं, रिजल्ट ये बता रहे हैं कि आप 7वें 8वें नंबर पे हैं, रिजल्ट ये बता रहे हैं कि आप अपने होम ग्राउंड पर बांग्लादेश टीम से पहली मरतबा टेस्ट सीरीज आ रहे हैं, अमेरिका USA से आप T20 वर्ल्ड कप में हारे हैं। रिजल्ट तो वो कुछ नहीं बता रहे हैं ना कि जी आप प्लेयर्स बड़े पर उम्मीद हैं, प्लेयर्स कम बैक करेंगे। इनको छोटी मोटी फाइन ट्यूनिंग नहीं, ये तो पूरे का पूरा ओवरहाल करना है आपने इन प्लेयर्स को, इनके पूरे के पूरे इंजन तब्दील करने हैं इनके। आपको ट्यूनिंग की जरूरत नहीं है कि आपने प्लग तब्दील कर दिया और नया प्लग लगा दिया और आपने कर दिया। ये तो बहुत ज्यादा ओवरहालिंग की जरूरत है। आपको अपना ब्रांड चेंज करना है, आपको अपना स्टाइल चेंज करना है। हम दुनिया से बहुत पीछे रह गए हैं। बेशक आप जितना मर्जी कहते रहे कि जी हमारे पास टैलेंट बड़ा है, हम ले गए, ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन जो रिजल्ट है वो ये बात नहीं बता रहे, वो ये नहीं डिपिक्ट कर रहे कि जी आया आपके पास रिजल्ट है। अच्छा, 7 अक्टूबर से हमारी स्केड्यूल्ड है सीरीज इंग्लैंड के साथ, वो फर्स्ट को रवाना हो जाएंगे। कहाँ कहाँ होंगे? कज़ाफी स्टेडियम ज़ाहिर ज़ेर तामीर है। कहाँ ये मैचेस कराने का फैसला किया? मुल्तान और पिंडी बचते हैं फिर? जी ये तो फैसला हो चुका हुआ है कि टेस्ट मैचेस जो हैं वो मुल्तान और पिंडी में ही होंगे। रेनोवेशन की वजह से कराची का वेन्यू जो है वो बिल्कुल ही पहले से ही उसको निकाल दिया गया था। अब अभी तक पता नहीं क्यों नहीं इंटरनेशनल डिपार्टमेंट जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो अब तक फैसला क्यों नहीं कर पाया। बहुत लोगों को इस हवाले से बेताबी है क्योंकि सिर्फ 2 हफ्ते का रह गया है, उनके आने का वक्त है और अभी तक आप अपनी होम सीरीज के शेड्यूल का अनाउंस नहीं कर सकते, जबकि दूसरे बोर्ड्स अगले साल की सीरीज के शेड्यूल जो है वो अनाउंस करके बैठे हुए हैं। अब जो एक ऑप्शन जो सबसे ज्यादा वो यही है कि 2 टेस्ट मैचेस जो है वो मुल्तान में कराए जाए, 1 टेस्ट मैच जो है वो पिंडी में कराया जाए। लेकिन पहला और तीसरा टेस्ट मैच पिंडी में कराने का ऑप्शन है, लेकिन वो दूसरे नंबर पर ऑप्शन है। उम्मीद यही है कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर ये जो शेड्यूल है वो अनाउंस कर दिया जाएगा ताकि जितनी भी ये खदशात हैं। थैंक यू, दैट इज ऑल द टाइम वी हैव टुडे। शुक्रिया जी। कराची वालों के लिए बड़ी खबर है कि शहर भर की उधड़ी और टूट फूट के शिकार सड़कों की मुरम्मत का काम शुरू होने वाला है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में कल कराची में इजलास हुआ और इजलास में फैसला किया गया कि कराची में बारिशों के दौरान ख़राब होने वाली सड़कों की मुरम्मत के लिए फौरी इकदाम किए जाएंगे। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने इजलास को बताया कि बारिशों के बायस सड़कें शदीद मुतासर हुई हैं और इजलास में सिंध हुकूमत ने मुरम्मत के लिए 1.5 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी भी दे दी है। दिस इज़ ग्रेट न्यूज़ बाय द वे, इंशाल्लाह हो भी जाए। और आपको बताइए इस वक्त सड़कों का क्या हाल है, पर्टिकुलरली बारिश के बाद जो हाल हुआ है वो भी सबके सामने है, जिसमें से बहुत सी सड़कें बेहतर भी हुई थी, नई भी बनी थी, लेकिन उसके बावजूद ऐसी बुरी बारिश भी नहीं हुई है कि वो डामर जो है वो उखड़ गया है। क्यों उखड़ गया है इस पर भी ज़रा इंक्वायरी होनी चाहिए। और दोबारा जो बननी भी चाहिए। सईद गनी साहब हमारे साथ होंगे इन जस्ट अ बिट, उनसे हम ज़रूर पूछेंगे तो इतनी जल्दी ड्यूरेबिलिटी किस किस्म की है, कितनी जल्दी ख़राब होगी और अब जो बनेंगी वो कैसी होंगी, बिकॉज अब तो हमने सीख लिया ना कि कितनी देर तक सड़कें हमारी रहती हैं नहीं। अच्छा जी वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी साहब हैं हमारे साथ मौजूद।
जी अस्सलाम वालेकुम गनी, कैसे हैं आप? होप यू वेल। अच्छी खबर तो है गनी साहब, उम्मीद की जा सकती है कि अब जो रकम रिलीज़ होगी इससे सड़कों की मरम्मत का काम हो सकेगा, क्योंकि बहुत बुरा हाल है। लिटरली लोगों की पत्नियां हिल गई हैं गुर्दों की। सो ये भी सवाल बनता है कि इनमें से बहुत सी सड़कें वो ख़राब हुई हैं जो अभी बनी थी, जिन पे रिसेंटली काम हुआ था। उसकी इंक्वायरी का भी कुछ सोचा गया है या वो आपका डोमेन में नहीं है? नहीं, बिल्कुल हमारे डोमेन में ही है। और इस पर ये मैं आपको बता दूं कि काम शुरू हो गया है और कुछ जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको ब्लैक लिस्ट भी किया गया है और हमारे जो कुछ इंजीनियर्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, एक में ज़रा वजाहत बड़ी ज़रूरी है कि जो सड़कें ख़राब हुई हैं उनकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ बारिशों का ही सबब था और बारिश पड़ी और सड़क ख़राब हो गई। आपके इल्म में है कि इस दफ़ा जो मानसून है थोड़ा सा ज़रा वो लंबा चला और हमारे यहाँ नॉर्मली होता ये है कि जैसे ही बारिशें शुरू होती हैं, पहली बारिश जब होती है तो आमतौर पर लोग सीवरेज के जो मेन होल्स हैं उनके कवर वो रिमूव करते हैं ताकि बारिश का पानी वहाँ से ड्रेन आउट हो जाए। उससे होता ये है कि वो लाइंस ओवरफ्लो होती हैं और सीवरेज का पानी सड़कों पे आता है और सीवरेज का पानी बारिश के पानी से शायद 100 गुना ज़्यादा खतरनाक होता है सड़कों के लिए और वो उनको ख़राब करने का एक सबब बना है। अच्छा, हम इस वक्त जब ये सड़कें बना भी रहे हैं तो कल जो मीटिंग हुई उसमें ये भी फैसला हुआ है, हालांकि पहले से इस पर काम हमने शुरू कर दिया लेकिन कल बाकायदा उस पर डिसीजन भी हो गया कि जो सड़कें ख़राब हुई हैं उसको हमने ये भी देखना है कि कौन सी सड़क थी, कब बनी थी, किसने बनाई थी, कॉन्ट्रैक्टर कौन था, इंजीनियर्स कौन थे और कौन उसके रिस्पॉन्सिबल थे जिनको ये यकीनी बनाना था कि इसकी क्वालिटी ठीक होनी चाहिए। तो जब हम बनाएंगे तो उसके साथ साथ ये कार्रवाइयाँ भी हम इंशाल्लाह ताला जो जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ करते जाएंगे। मैं एक और भी वजाहत कर दूँ कि आपने बताया कि 1.5 बिलियन का रिलीज़ किया है, लेकिन जो सड़कें हैं कराची शहर की, बल्कि हर जगह ही आमतौर पर ये होता है कि मुख्तलिफ इदारों की जिम्मेदारी होती है। तो जो 1.5 अरब जो दिए जा रहे हैं वो KMC को दिए जा रहे हैं। जो KMC की रोड्स हैं, सोर्सेज ज़्यादा हैं, उनमें से जो सड़कें ख़राब हुई हैं लेकिन उन पर जो अभी तक जो एस्टिमेट किया है KMC ने वो 1.9 बिलियन है। 400 मिलियन KMC अपने रिसोर्सेज से उस पर खर्च करेगा और 1.5 बिलियन जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध देगी। लेकिन उसके साथ साथ कराची में जो 25 टाउन्स हैं उनकी भी सड़कें हैं और वो भी डैमेज हुई हैं। तो उन पर काम करने के लिए ये फैसला हुआ कि हमने ऑलरेडी उनसे डिटेल्स मंगवाना शुरू कर दी हैं। कई टाउन्स की आ गई हैं, जो रह गई हैं वो भी इंशाल्लाह ताला मंडे तक के हमने उनको टाइम दिया है कि हमें वो सबमिट कर दें। तो उस पर भी अलग पैसे उनके लिए दिए जाएंगे। तो अंदाज़ा है कि तकरीबन मोर देन 2 बिलियन रुपीज़ जो हैं उन पर भी खर्च होंगे और वो भी हम सबके ठीक करेंगे। तो पैसों का इस सीएम साहब ने कहा कि कोई हमारा वो नहीं है कि हमने 1 अरब देना है, 2 देना है, 3 देना है। सड़कें सारी ठीक करनी है, पैसे उस पर जितने दरकार होंगे। अब हम ये नहीं समझेंगे या ये नहीं सुनेंगे कि भाई ये KMC के अंडर था तो ये तो ठीक हो गया, लेकिन ये फलाने टाउन के अंडर था तो इसलिए ये ठीक नहीं हो सका, क्योंकि फिर जो दीगर जमातों से जीते हुए नाज़मीन हैं या काउंसलर्स हैं वो ये कहते हैं कि भाई हमें तो फंड्स ही नहीं मिलते, हम अपने इलाके के काम कैसे कराएं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब सारी जो सड़कें वो एक साथ ही ठीक होंगी, राइट? मैं आपको एक और भी चीज़ बता दूं। देखिए, अभी रिसेंटली जो बजट गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने पास किया सिंध असेंबली ने, उसमें भी हमने पूरे सिंध की जितनी ये लोकल काउंसिल्स थी उनके जो OZT शेयर है, जो फंड उनको मिलता है गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, उसमें हमने एक अच्छा खातर का इजाफा भी किया है। और वो जो अक्सर इशू आता था कि जी तनख्वाहें उनकी ज़्यादा हैं, इनके जो पैसे फंड आता है वो कम होता है, वो हमने ख़त्म कर दिया। अक्रॉस द बोर्ड सबको एक फार्मूला अडॉप्ट किया और फार्मूले के मुताबिक वो पैसे उनको दे दिए। तो वो भी हमने किसी हद तक कुछ इनको हेल्प आउट किया है। जो यूनियन कमेटीज़ हैं अर्बन एरियाज़ की, उनको पहले 5 लाख रुपए महीने मिलते थे, अब उसको हमने बढ़ा के 12 लाख रुपए महीना कर दिया है ताकि जो छोटे मोटे उनके काम होते हैं वो अपने रिसोर्सेज से भी कर सकें। अच्छा, टाउन्स में जो सड़कें टूटी हैं उसके लिए अभी हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं कि वो काम हम किस तरह कराएं, उसको डिसेंट्रलाइज कर दें। डिसेंट्रलाइज में हमारे साथ मसला शायद ये आएगा कि वो जो क्वालिटी कंट्रोल है वो हमारे लिए थोड़ा सा मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा एक ऑप्शन ये है कि उसको हम सेंट्रलाइज करें और हम अपनी तरफ से उसको सारी चीज़ों को करें। और ये हम इंश्योर कर रहे हैं कि क्वालिटी जो है वो उनकी वो होनी चाहिए जिसके लिए पैसे दिए जाते हैं।
और ऐसा ना हो कि जी जो पेपर्स में लिखी होती है वो कुछ और ये कहना अच्छा गनी साहब, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है। एक तो क्वालिटी की बात आप कर ही रहे हैं, तो क्या किसी और ऐसे मुल्कों या शहरों से भी कुछ एडवाइस एक्सपीरियंस लिया जा रहा है जहां इसी किस्म की बारिश होती हो लेकिन उन्होंने मेंटेन की हो अपनी सड़कें? नंबर 1। नंबर 2, आपने सीवरेज की भी बात की है और आपने ये बताया कि सीवरेज का पानी जब ओवरफ्लो होता है तो वो ज़्यादा डैमेज करता है सड़कों को देन द मानसून रेन वाला। तो ये तो मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच हो गई कि जहां सड़कें ठीक होंगी तो कुछ सीवरेज वगैरह का भी काम होगा, रेन वाटर ड्रेनेज, ये भी इसको भी माइंड में रखा गया है। जी उमा, इसमें जो कल मीटिंग हुई उसमें ये भी बात हुई कि जिन सड़कों को हम ठीक करेंगे उसमें हम इस बात को भी इंश्योर करें कि उसका जो ड्रेनेज का सिस्टम है उसको भी इम्प्रूव करें। अगर कहीं कोई बहुत बड़ा काम है उसके लिए तो डेफिनेटली हमें कोई स्कीम नहीं बनानी पड़ेगी, लेकिन अगर हम ये रिहेबिलिटेशन के काम के अंदर अंदर उन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं तो उसको भी हम ठीक करें। लेकिन मैं एक बात बार बार गुजारिश करता हूँ और अक्सर लोग मुझ पर भी तनकीद करते हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, हकीकतें बोलनी पड़ती है कि हम जो कराची के शहरी हैं या पूरे सूबे के पूरे मुल्क के जो शहरी हैं, मैं इस तरह कह दूँ कि हमें कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी जो है वो समझनी चाहिए और हमें उसको भी अदा करना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं कि मेन रोड जब हम साफ कर रहे होते हैं उसके अंदर से ईंटें भी निकलती हैं, बोरियां भी निकलती हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसके अंदर से निकलती हैं। जब ये चीज़ें होंगी तो मेन रोड आपके जो है वो ज़ाहिर के खराब होते हैं, आपकी सीरीज लाइन ओवरफ्लो करती हैं और शायद जानबूझ के कुछ लोग ये हरकतें करते हैं जिसकी वजह से होता ये है कि आपको एक तो फौरी तौर पे तकलीफ होती है कि पानी सीरीज का बाहर आ जाता है, लेकिन लॉन्ग रन आपको ये होता है कि आपका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का होता है, सड़कों का, गलियों का, वो सारा वो डैमेज कर देते हैं और इस पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। ये पैसे जो भी आ रहे हैं, लेकिन ना मेरी जेब से जा रहे हैं ना मुराद अली शाह की जेब से जा रहे हैं, ये पैसे सरकार के हैं और सरकार के पैसे आवाम के पैसे होते हैं जो आपके हमारे टैक्सेस से ही लोगों को हमें मिलते हैं, हम उस पर खर्च करते हैं। अब ये एक अजीब सी चीज़ है कि हम अपना पैसा जो हमारे अपनी बेहतरी के लिए लगना चाहिए, बजाय इसके कि हम सड़कें बनाएं, हम ये गटर की लाइनें जो खराब करते हैं उसको ठीक करने पे लगा देते हैं, और कामों पे लगा देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हम अगर मिलजुल के सोचेंगे तो काफी खर्चा भी आप भी मिलजुल के काम करने का सोच रहे हैं। जाहिर है आपको पता ही है जितने भी जीते हुए बल्दियाती नुमाइंदे थे, शुरू में तो वो एक मसला था, वो जंग भी चलती रही मेयर कराची कौन होगा। अब ये बताइएगा कि जितने दीगर जमातों से जीते हुए लोग हैं जो बल्दियात के नुमाइंदे हैं, उनसे कितनी अच्छी कोऑर्डिनेशन है, आपस में कितना एक यूनिट की तरह काम करते हैं? क्योंकि जाहिर है फिर वो ये मसला ना, अब सुन के भी लोग थक गए हैं कि भाई ये गली तो आती है KMC के अंदर लेकिन ये वाली नहीं आती। अब वो अगला सर पकड़ के बैठा हुआ है कि मैं क्या करूं भाई। देखें, ये तो मेरा ख्याल है कि आप उनसे ज़्यादा बेहतर वो जवाब आपको देंगे कि मेरी कोऑर्डिनेशन के साथ कैसी है कि नहीं है। एक चीज़ मैं उनको बार बार जब भी मिलते हैं कन्वे करता हूँ और शायद मैं उसको अपनी जो अमल है उससे साबित भी करने की कोशिश करता हूँ कि हमारे जहन में ये कतई नहीं है कि हम उनको काम नहीं करने देंगे या हम उनको तंग करेंगे, बिल्कुल भी ऐसी कोई सोच नहीं है। इस वक्त भी अगर कल के इजलास में ये फैसला हुआ कि हमने सड़कें ठीक करवानी है तो हमने ये नहीं कहा कि उन टाउन्स में करेंगे जहाँ पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जीते हैं, उन टाउन्स में नहीं करेंगे जहाँ जमात इस्लामी PTI के जीते हैं। हमने कहा कि कराची के, हैदराबाद के, जहाँ जहाँ जो भी लोग जीत कर आए हैं उन तमाम टाउन्स में काम करेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि हमने जो OZT शेयर में इजाफा किया तो ज़ाहिर हमारे अपने जहाँ जीते हैं हमारे पास बेपनाह पर दबाव भी था कि उन्हें पैसे ज़्यादा दरकार हैं, लेकिन हमने एक फार्मूला बनाया, उस फार्मूले के तहत सबको जो है OZT शेयर में इजाफा करके दिया ताकि कोई ये ना कहे कि पीपल्स पार्टी का ये पैसे मिलना शुरू हो गए। क्वालिटी एश्योरेंस किस तरह, जी क्वालिटी एश्योरेंस किस तरह करेंगे? क्योंकि बना तो देंगे और वो हमने पहले भी नई सड़कें जो है वो बनी हुई देखी हैं, लेकिन सड़कें दैट विथस्टैंड, ये जो मानसून हो जाती है कभी ज़्यादा होती है कभी इतनी कोई ख़ास भी नहीं होती है, और इस साल को तो हम यही कंसिडर करेंगे कि हमने इससे ज़्यादा बुरी देखी हुई है, इट वाज स्टिल ओके, उसमें भी सड़कों का ये हाल हो गया। तो क्वालिटी एश्योरेंस के लिए कोई और स्टैंडर्ड आप लोगों ने सोचा है, बनाया है जो चेक रखे इस चीज़ पे? स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी मौजूद हैं, सारी चीज़ें हमारे पास, अगर बाय बुक चलेंगे तो सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आता है उसको अब इंश्योर करने की जिम्मेदारी ज़ाहिर है। देखें फ्रेंकली मैं तो कोई इंजीनियर हूँ ना ही मुर्जा वहाब साहब इंजीनियर हैं, हम पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, लेकिन कागज़ को हम पढ़ सकते हैं, कागज़ को हम समझ सकते हैं और कुछ लोगों की हेल्प ले सकते हैं। ND के साथ हमने बात की है कि वो हमें एक थर्ड पार्टी एवल्यूशन वो हमें करके देंगे। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि इस मरतबा जो हम पैचवर्क करेंगे या रिहेबिलिटेशन का काम करेंगे उसमें 100% जो कागज़ के मुताबिक जो क्वालिटी मेंशन की गई है, जिस तरह का मटेरियल उसमें इस्तेमाल होना चाहिए उसको हम करेंगे इंश्योर कि वो हो जाए इस्तेमाल।
और गनी साहब ये भी जो कहा गया है कि जिन्होंने ये नाकिस सारे ख़राब मटेरियल से सड़कें वगैरह जो अभी रिसेंट बनी थी वो ख़राब हुई और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, कोई कार्रवाइयाँ स्टार्ट हुई, बिकॉज समबडी हैज़ टू, ये बार बार होता रहता है तो समबडी हैज़ टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। अगर अभी भी प्रेसिडेंस नहीं सेट होगी तो होता रहेगा, कोई आंसरेबल तो होना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया कि ये शुरू कर दिया हमने काम, और मेयर साहब ने कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्लैकलिस्ट भी किया है और कुछ अपने इंजीनियर्स के खिलाफ भी काम कर रहे हैं, और ये भी होता रहेगा जैसे ये सारी चीजें हमारे पास सर्वे रिपोर्ट्स आती जाएंगी। और ये एक ज़रा कि बड़ा काम है, बहुत सारी सड़कें, बहुत सारे इदारे बनाते हैं, हमें ये देखना है कि कौन सी सड़क कब बनी थी, किस इदारे ने बनाई थी, और उसका जो PC1 था उसके अंदर क्या क्या क्वांटिटीज किस मटेरियल की क्या थी, तो सारी देखनी पड़ेगी। लेकिन हम कर रहे हैं, काम शुरू हो गया वो। अच्छा, और कोई टाइमलाइन सेट की गई है आपकी तरफ से कि भाई ये 6 महीने में मुकम्मल होना चाहिए काम, एटलीस्ट मेन सड़कों का, गलियों का? 6 महीने तो बहुत हैं, इंशाल्लाह ताला 6 महीने से पहले करेंगे। इसमें देखिए जो प्रोक्योरमेंट होती है ना, उसके लिए कोई कवानीन है, सेपरा के कवानीन है कि आपको अखबार में इश्तिहार देना पड़ता है, फिर उसके कोई प्रोसीजर्स होते हैं, लेकिन हम इसमें जो मिनिमम टाइम है वो हम फॉलो करेंगे, अडॉप्ट करेंगे और उसमें करा देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इतनी बड़ा शहर है हमारा और हम इतनी, आपको पता है कि कितने दुनिया में अर्बन सिटीज़ जो होती हैं या मेट्रोपॉलिटन जिनमें कराची आता है उनके बारे में सर्वेस वगैरह भी होते हैं। मे बी इट इज़ अबाउट टाइम कि हम कुछ मुशावरत के साथ काम करें, कुछ सिमिलर सिटीज़ इन द वर्ल्ड जिन्होंने ऐसे प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया हो। क्या हम किसी के साथ इन टॉक्स हैं, किसी तंजीम के साथ, ऑर्गेनाइजेशन, कोई रेनाउंड लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस तरह काम करते हों अराउंड द वर्ल्ड? वो हमारे यहाँ भी जो हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जो बड़ी स्कीमें होती हैं, उसमें हमारे सरकारी इदारों के साथ साथ बहुत जो बड़े टॉप क्लास के कंसल्टेंट्स होते हैं वो ऑन बोर्ड होते हैं, वो सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, उनकी अपनी जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो उसको देख रहे होते हैं, वो सारा हो रहा होता है। और जाहिर है कि ये जो पेचवर्क है इसमें तो हम कोई दुनिया से कोई बड़ा नहीं बुलाएंगे किसी को, लेकिन जो बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स कराची शहर के अंदर चल रहे हैं उसके अंदर जरूर ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। अब मैं आपको बताऊं, अगर हमारे जो बसेस के मुख्तलिफ रूट्स पे काम हो रहे हैं, रेड लाइन हो रहा है, येलो लाइन हो रहा है, इसके अंदर बहुत बड़े बड़े कंसल्टेंट्स और लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो हर जगह जो बड़ा काम करते हैं उसके अंदर ये ऑन बोर्ड होती है। कोई डेडलाइन है? ये रेड लाइन का आपने जिक्र किया, आपको पता है यूनिवर्सिटी रोड फिर हमारे लिटरली बाज़ लोगों के तो बचपन से मुतासिर है, फिर भी बीच में बनती भी है, लेकिन अब फिर रेड लाइन बन रही है तो फिर वो उसमें मसला आ जाता है। सो वो कोई डेडलाइन मैं नहीं, देखें बीच में कुछ इश्यूज आए थे, ये काम बिल्कुल स्लो हो गया था और शायद तकरीबन रुकने के बराबर था इसकी जो रफ्तार थी, लेकिन अभी पिछले कुछ महीनों से बहुत तेजी से ये काम हो रहा है। और मुझे एग्जैक्टली मैं आपको टाइम और वो महीना और तारीख तो नहीं बता सकता, लेकिन इस वक्त हो बहुत तेजी से काम रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट देगा, लेकिन ये जल्दी हो जाएगा। उम्मीद है कि जितना मिनिमम टाइम इसको रिक्वायर्ड है उसी अरसे के अंदर कर लेंगे। अगर आपको कभी मौका मिले, अगर आप ये जो हमारा कोरंगी कॉजवे पे सड़क बन रही है उसको जाके देखें तो 24 घंटे उसमें काम हो रहा है। मलीर एक्सप्रेसवे जो है, नहीं मलीर एक्सप्रेसवे तो अलग है, उसके साथ कोरंगी कॉजवे है उसके साथ ही है, वो हम जनवरी में इंशाल्लाह ताला कंप्लीट कर देंगे और उस पर दिन रात काम हो रहा है, 24 आवर्स काम हो रहा है उस पर। सिमिलरली मलीर एक्सप्रेस में बहुत तेजी से काम हो रहा है और वो भी नेक्स्ट ईयर तक 100% कंप्लीट कर देंगे, लेकिन उसके जो बीच में फेजेस है डिफरेंट, वो एक साल के अंदर अंदर हम उसको फेज वाइज स्टार्ट करते रहेंगे। ठीक, चलिए फॉलो अप रखेंगे फिर। गनी साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया गनी साहब फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, आप कराची वाले फिर उम्मीद लगा के बैठ जाएं, क्योंकि लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो होगा, और जो एटलीस्ट हमें वादा किया गया गनी साहब से, अभी हमारी बात हुई है, तो वो ऑल अक्रॉस ही होगा। और होपफुली फिर ये कोई बात नहीं होगी कि ये हमारी ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं है या फिर ये उनका काम है या वो करें। तो कैन वी होप? आई थिंक वी शुड होप। अच्छा, अभी हम आगे बढ़ेंगे, पीछे जाएंगे। जो हुआ है लेबनान में उसके क्या असरात होंगे खित्ते पर, अरब ममालिक में। इजराइल और इसके हामी टेक्नोलॉजी का नाकाबिल यकीन अंदाज में इस्तेमाल करते हुए अपने अहदाफ को ऐसे निशाना बना रहे हैं जैसे किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। लेबनान में मंगल को पेजर के जरिए धमाके करके 12 लोग शहीद हुए, 2800 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। कल वॉकी टॉकी फटने लगे जिसमें 20 अफराद शहीद हुए, 450 ज़ख्मी हुए। आप तादाद देखें लोगों की जो मुतासर हो रहे हैं। डिवाइसेस के जरिए किए गए धमाकों में 2 दिनों में अब तक 32 अफराद शहीद हो चुके हैं। आई एम जस्ट थिंकिंग कि ये इसकी प्लानिंग आप देखें कि इजराइल अपने घर में बैठे हुए एक और मुल्क में विदाउट एनी इस तरह आप खुद वहां पहुंचे भी नहीं हैं, फिजिकली नहीं पहुंचे, आपने अपनी आर्टिलरी कुछ भी नहीं यूज किया, आपने अपनी एक पहले का एक प्लानिंग प्री प्लानिंग की हुई एक मैसेज के थ्रू
जिस पे एट साइमल्टेनियसली हज़ारों पेजर्स फटे हैं। तो ये ऑनेस्टली एक मूवी भी नहीं है, किताबों में ऐसा लिखा जाता है। जब एक नॉवेल्स फिक्शन होते हैं ना तो बहुत ही फैंटास्टिकल चीज़ें सोची जाती हैं, तो वो वाला ये मामला लग रहा है। अब पेजर धमाकों में 7 अफराद जो हैं शाम में भी जाँ बहक हुए थे, कितने क्रिटिकली इंजर हुए हैं कि वो बाद में भी जाँ बहक हो रहे हैं। वॉकी टॉकीज धमाके उस वक्त हुए जब मंगल को शहीद होने वाले अफराद की नमाज जनाजा अदा की जा रही थी। उन धमाकों के बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह को मजीद नए हरबों के इस्तेमाल की धमकी दे दी है और इजरायली फ़ौज के सरबराह ने कहा हमने बहुत सी सलाहियतें अभी फ़ाल नहीं की, मरहला वार आगे बढ़ेंगे। सो देयर इवन वार्निंग कि अभी तो ये एक ट्रेलर है, ज़्यादा भी बहुत कुछ हो सकता है। हर मरहले पर हिजबुल्लाह को बड़ी कीमत अदा करनी होगी, ये उनका ये कहना था। जापानी कंपनी ने अपने तैयार करता वॉकी टॉकीज़ में धमाकों की खबरों पर तहकीकात शुरू कर दी हैं। पुराने वॉकी टॉकीज़ थे जापानी, धमाकों में इस्तेमाल पेजर ताइवान या हंगरी में बनने के सवाल पर तनाज़ा पैदा हो गया है। ताइवानी कंपनी ने पेजर्स हंगरी की कंपनी में बनने का दावा किया है। हंगरी ने ताइवान के दावे की तरदीद करते हुए कहा है कि लेबनान में जिन डिवाइसेस में धमाके हुए हैं वो हंगरी में कभी नहीं बनी थी। पेजर डिवाइसेस बनाने में हंगरी की जिस कंपनी का जिक्र किया गया वो ट्रेडिंग कंपनी है और इसका पेजर बनाने का काम नहीं है। लेबनान डिवाइसेस धमाकों पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास जुमे को तलब किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ कमीशन के सरबराह ने लेबनान धमाकों पर एहतिसाब का मुतालबा करते हुए कहा है कि शनाख्त, जगह और हालात जाने बगैर, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, शनाख्त, जगह, हालात, कौन साथ है कौन नहीं है, हज़ारों अफराद को निशाना बनाना इंसानी हकूक़ के आलमी कवानीन की शर्मनाक खिलाफ वर्जी है। और उसके बाद ये तो चले आपको बता दिया कि ये इजराइल ने किया, लेकिन ये किस तरह हुआ कोई मान ही नहीं रहा। आगे आप किसको पकड़ेंगे? मतलब ये होने के लिए कितना आसान है कि उन्होंने किस तरह ये करने दिया, प्लानिंग इसकी महीनों पहले से या इवन सालों से चल रही होगी। साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे डॉक्टर मिलिया बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मिलिया, ये बड़ा ही एक हम सारे ज़रा सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि ये किस तरह हो सकता है। इजराइल तो खैर करके दिखा भी दिया है कि कुछ भी कर सकता है और दुनिया रोक भी नहीं रही। हिजबुल्लाह और दीगर मुज़ाहमतकारों की कम्युनिकेशन डिवाइसेस में धमाके कर डाले। इजराइल बता रहा है कि वो नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर में भी किसी भी हद तक जाएगा और कोई उसको रोक नहीं सकता। टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल क्या आपके लिए सरप्राइजिंग था या फिर हम लिटरली इजराइल से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इजराइल जो है वो काफी अरसे से कम टेलीफोन को इस्तेमाल करता आ रहा है डेटोनेशंस के लिए, उसमें एक्सप्लोसिव डाल देता था। तो ये तो कब से वो कर रहा है, बहुत सालों से वो इस तरह से टेक्नोलॉजी का तो इस्तेमाल करता आया है। और फोन सर्वेलेंस के साथ इस्तेमाल करना ये तो कोई नई चीज नहीं, ये तो दुनिया भर में होती है। लेकिन इस दफा ये एक बहुत ही बड़ा और सोफिस्टिकेटेड और कोऑर्डिनेटेड हमला था लबनान में हिजबुल्लाह पे। और ये वाकई सवाल इससे ये उठता है कि आया जिन पेजेस के जरिए ये बॉम्बिंग्स की गई, डेटोनेशंस की गई, आया ये साइबर हमला था, साइबर अटैक था, या इन पेजेस में इससे पहले कि वो लेबनान पहुंचे, बिकॉज जाहिर है कहीं ना कहीं से इंपोर्ट हुए थे, क्या पहुंचने से पहले इनमें कोई एक्सप्लोसिव डाला गया था? तो अभी इस सवाल का जवाब नहीं मिला। डॉक्टर साहबा, अगर पहले नहीं तो गुज़श्ता 1 साल में ये बात सबको सर्टनली समझ में आ चुकी है कि कुछ भी हो जाए फ़लस्तीनी मुज़ाहमत तर्क नहीं करेंगे। उधर इजराइल भी कहीं रुकने वाला लग तो नहीं रहा। अपेरेंटली वो कहता है जी वी आर नॉट गोना स्टॉप इज वेल। अब ऐसी सूरत हाल में क्या चांस बाकी रह जाता है जंग बंदी का? अब ये जो ताज़ा कार्रवाइयाँ हुई हैं, इससे जंग बंदी के लिए जो मुज़ाकरात हो रहे थे, नई सॉर्ट ऑफ हो रहे थे, क्या असर पड़ेगा इस पर? मेरे ख्याल है एक मुल्क है जो जंग बंदी करा सकता था और जो इजराइल को एक तरह से आप कह सकते हैं उस पर प्रेशर डाल सकता था, और वो है अमेरिका। लेकिन हमने देखा है कि यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल जो है, जिसका काम है ये जंग बंदी कराना, वो बार बार डेडलॉक हुई, बार बार वहाँ पर डिवीजन हुई और डिसएग्रीमेंट हुई, और उसकी वाहिद वजह अमेरिका की पोजीशन थी। अमेरिका जिसमें कि इजराइल की तरफदारी में जंग बंदी नहीं होनी चाहिए। हालांकि कहते रहे वो कि वो चाहते हैं जंग बंदी, लेकिन जब करारदादें लाते थे और वो मालिक जंग बंदी के लिए, तो वो उसको वीटो कर देते थे। तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त तो कोई मुझे आसार नहीं नजर आते कि इजराइल को कोई रोकने वाला है। और इजराइल का जहाँ ताल्लुक है,
वो तो किसी चीज को सुनने को तैयार ही नहीं है। वो ना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की कोई बात मानने को तैयार है, ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, और ना ही दुनिया में जो एक पब्लिक ओपिनियन सामने आई है जो इजराइल के खिलाफ है, वो तो बिल्कुल उसको बिल्कुल इग्नोर करते हैं, उसको बिल्कुल डिफाई करते हैं। तो डॉक्टर साहब हम क्या एक्सपेक्टेशन रखें, क्योंकि ऑब्वियसली कोई लॉन्ग टर्म कोई अमन कायम करना है खित्ते में तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या उम्मीद रखी जाए कि अगले हफ्ते जो अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली बैठ रही है वहाँ कुछ हल निकलेगा, या फिर अब कोई फ़ायदा नहीं है? मैं नहीं समझती, मैं समझती हूँ कि यूएन तो बहुत बुरी तरह से, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल बहुत बुरी तरह से पैरालाइज्ड है। तो जनरल असेंबली की तो वो अथॉरिटी नहीं होती। अगर अथॉरिटी किसी के पास है कोई लॉन्ग टर्म हल निकालने की, जंगबंदी कराने की, तो वो तो सिक्योरिटी काउंसिल के पास है। और सिक्योरिटी काउंसिल के तो बेतहाशा करारदादें मौजूद हैं जिसमें कि हल दिया गया है, बार बार दिया गया है। और वो हल क्या है? वो हल ये है कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, जिसमें कि फ़लस्तीन एक रियासत ऐसी हो जो कि इंडिपेंडेंट हो, कंटिगुअस हो, और ये जो सेटलमेंट्स हैं, ज्यूइश सेटलमेंट्स, इनको बंद किया जाए। ये सारी करारदादें मौजूद हैं, लेकिन इस पे अमल नहीं होता। तो ये आइंदा जो जनरल असेंबली का सेशन है वो तो कोई नई चीज नहीं कर सकता है, ये तो सारी चीजें मौजूद हैं। लेकिन इजराइल को कौन आमादा करे, इजराइल को कौन फोर्स करे, वो तो सिर्फ अमेरिका कर सकता है, लेकिन आज तक अमेरिका ने नहीं किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलिहा लोधी हमसे बात करने का। देखिए कोई ख़ास उम्मीद नहीं आई, क्योंकि लग रहा है कि दुनिया पैरालाइज हो चुकी है, और इसीलिए एक के बाद अगर आपको लगता है कि इजराइल की हरकतें जो हैं वो शॉकिंग, हमें 7 अक्टूबर से लगना स्टार्ट हुई हैं पिछले साल से, तो वो अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करते जा रहे हैं बाय शॉकिंग द वर्ल्ड इवन फर्दर। और ये जो अभी लेबनान में हुआ है, हु वुड हैव थॉट, और इसको रोकने वाला भी कोई नहीं, लिटरली कोई मजम्मत भी नहीं कोई ख़ास हो रही जो रोक सकते हैं इसको। ट्रू। और जो रोक सकते हैं वो कुछ कर नहीं रहे। नहीं, वो तो मजम्मत कह रहे हैं भी नहीं कर रहे और कुछ और भी नहीं कर रहे, मतलब ब्लाइंड आई टू इट। वो होने वाला है जो इससे पहले पाकिस्तान में नहीं हुआ तो अगर है। आप कराची में रहते हैं तो बहुत अच्छा है फॉर यू, बट नहीं रहते तो आ जाएं, नहीं रहते तो आ जाएं, आई एम टेलिंग यू, छुट्टी ले आ जाएं। तो जी, क्योंकि अगला महीना जो है वो अपना फ्री रखें। यहाँ बहुत कुछ होने वाला है। अब क्या होने वाला है आपको बता दें कि दुनिया के 34 ममालिक से 40 हो गया, ओके, 40 ममालिक से 350 से जायद आर्टिस्ट अपना, मैं कहती हूँ कि क्या है, अपना टैलेंट लेके कराची पहुंच रहे हैं, अपना आर्ट लेके, टैलेंट लेके कराची पहुंच रहे हैं, क्योंकि होने वाला है वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल। जियो और पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची के इश्तिराक से ये मेगा इवेंट, एंड वी आर एम्फेसाइजिंग ऑन मेगा, 26 सितंबर से शुरू होगा, 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा। और इसमें क्या कुछ नहीं होगा, अफ्रीका का पूरा कॉन्टिनेंट, यूरोप, मिडिल ईस्ट, इंडिया, व्हाट यू नेम इट। खैर हम क्या बताएं, इसमें हमारे साथ मौजूद हैं सदर पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची अहमद शाह साहब, जो कुछ अलील भी थे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब लोगों की दुआओं से, सब लोगों की मोहब्बत से अब बेहतर है। शाह साहब, सबसे पहले तो वेलकम, एंड हाउ आर यू फीलिंग? आई एम फीलिंग वेरी गुड, फुल ऑफ एनर्जी। एक तो बच गया हूँ और दूसरा ये कि ये कोई ऐसा दिस इज बिजनेस है यूजुअल, क्योंकि ये तो 2-4 महीने बंद रहेगी। ये आपकी पॉजिटिविटी है शाह साहब, जो आपको लेके आई है वापस। मैं पूरा काम कर रहा हूँ, जियो मेरे साथ है हमेशा की तरह। और ये पिछले बार हमारे पास, हमने पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल किया था तो 7 मुल्क आए थे। इस दफ़ा जब हमको अप्रोच 8 महीने पहले करना शुरू किया तो लोग, ये प्रोडक्ट बदल गई, और हमें डांस ग्रुप से भी अप्रोच करना शुरू कर दिया, हमें म्यूज़िक ग्रुप से भी अप्रोच करना शुरू कर दिया। तो हमने कहा भाई ये तो प्रोडक्ट ही चेंज हो गई है। तो ये वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल बन गया है, और इसमें जर्मनी से 3 ग्रुप आ रहे हैं, स्पेन से 2 फैसिनेटिंग ग्रुप आ रहे हैं, रशिया से 2 कमाल के ग्रुप आ रहे हैं, बाकी मतलब कोसोवो से आ रहे हैं। When you say groups, तो ये थिएटर ग्रुप्स हैं, ये डांसिंग ग्रुप्स हैं, डांस ग्रुप्स हैं, म्यूजिक के ग्रुप्स हैं, तीनों ग्रुप्स हैं। कुछ आर्ट के लोग भी आ रहे हैं, फाइन आर्ट के भी। ग्रुप का मतलब ये है कि ग्रुप 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग। फिर साउथ अफ्रीका के डांसर्स हैं, रवांडा के डांसर्स हैं आलीशान, और कॉन्गो के डांसर्स आ रहे हैं, फिर मिडिल ईस्ट आ रहा है, और भाई माल्टा और कोसोवो तक आ रहे हैं, और हंगरी इज पार्टिसिपेटिंग। तो और
कम से कम 25 ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने ये एक्सक्यूज़ किया है कि हम अगले आपके फेस्टिवल में होंगे, इन दिनों में हम बिजी हैं। इसके अलावा शाह साहब, अब ये कल्चर फेस्टिवल है तो क्या ये जो सारे ग्रुप्स आ रहे हैं इनका अपने तर्ज का, हर किसी का अपना वे ऑफ शोइंग देयर कल्चर होगा? कोई डांस है, कोई आर्ट थिएटर है, किस तरह होगा? भाई मैंने ये किया, फिर मैं तो ऑन जॉब सीखता हूँ। 200-250 पाकिस्तानी आर्टिस्ट डाल दिए हैं, बेशुमार फ्यूजन क्रिएट कर दिए, कोलैबोरेशंस कर दिए। एक यूनिवर्सल सॉन्ग बना रहा हूँ जिसको सारे मिलके गाएंगे, लाइक वी आर द वर्ल्ड। उसको अफ्रीकन, स्पेनिश, अच्छा यूक्रेन और रशिया दोनों आ रहे हैं। ये बड़ी न्यूज मेकिंग। अमेरिका भी आ रहा है और इटली भी आ रहा है और जर्मनी भी आ रहा है और फ्रांस भी आ रहा है और स्पेन भी। यार फ्रांस ये जो है ना हमारे फ़लस्तीन, यार ये 6 लोगों का एक ग्रुप आ रहा था, उनमें से 1 महीने में 4 लोग मारे गए, 2 बचे हैं, 2 बच के अब यूरोप पहुंच गए। तो यूरोप के 2 मुख्तलिफ मुल्कों से वो दोनों आ रहे हैं, वो ट्रैवल कर रहे हैं और वो 2 अपनी स्टोरी नरेट करेंगे। इंडिया से जो सबसे बड़ा ग्रुप है बॉम्बे में, जिसमें आधे से ज़्यादा फिल्म के एक्टर हैं, दे आर डेस्परेट टू कमिंग। एक जयपुर से ग्रुप है, बट वीज़े अगर उनके लग गए तो वो तो बहुत ही हाई प्रोफाइल ग्रुप है, कोई 18 लोगों का, जिसमें टॉप जो पैरेलल सिनेमा के सारे टॉप एक्टर हैं और थिएटर के एक्टर भी हैं। नहीं तो आप दफ्तर खारिजा से हम अपील करते हैं कि भाई हमारे इन आर्टिस्टों को वीज़ा दिया जाए। कल्चर फेस्टिवल है। असल में यार बदकिस्मती से इंडिया ने ज़्यादा सख्त पॉलिसी, अभी हमारी एक स्नूकर की टीम जा रही थी, हार्मलेस बच्चे, उनको भी वीज़ा नहीं दिया है, तो वो आ रहे हैं। तो हमने ये किया कि अपना सारा फोक डाल दिया, हमने वो बनाया पूरा, हमने अपने सारे इंडिजिनस जो हज़ारों साल पुराने इंस्ट्रूमेंट थे वो भी हम परफॉर्म करा रहे हैं, सुरिंदो, बरिंदो, यू नेम इट, जीबी, कश्मीर, केपी, यानी खुमारियाँ उमारियाँ, ये वो सब हैं, और अख्तर चनार, हसन रहीम। तो 26 सितंबर से लेके 30 अक्टूबर तक, मतलब ये ऑलमोस्ट महीने से ज़्यादा ही हो गया, हर दिन कुछ ना कुछ और बहुत से इवेंट्स हो रहे होंगे। भाई जो थिएटर भी हमारे पास आ रहा है, तो आप ये देखें ना कि ये हमारा सरबत खुसैट, नादिया जमील, ये लोग थिएटर लेके आ रहे हैं। हमारे पास पाकिस्तानी 12 प्लेस भी हैं टॉप, सुबह से रात तक चलते हैं। साइमल्टेनियसली चीजें चलेंगी कि लोग पिक एंड चूज करेंगे कहाँ वो बैठ रहे हैं। वेन्यू क्या है? देखें, वेन्यू आर्ट्स काउंसिल है, और आर्ट्स काउंसिल ऑब्वियसली इतने ज्यादा है तो डिफरेंट जगह होंगी आर्ट्स काउंसिल में। एम्फी थिएटर, ऑडिटोरियम्स, बाहर का लॉन, प्लेस, ऊपर के स्टूडियोज, स्ट्रीट डांसेस भी हैं, टॉप क्लासिकल डांसेस भी हैं, हिप हॉप भी है, मॉडर्न भी है, हॉलीवुड भी है, बॉलीवुड भी है, सारा है। So sounds so exciting. ओपेरा भी है। This is a global event. This is a global event. क्या सर ये टिकेटेड इवेंट है? 35 दिन का फेस्टिवल दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ, कोचेला भी 10 दिन से ज्यादा का बड़ा नहीं होता। मैं खुद परेशान हुआ करके कल, अच्छा गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने टोटल सपोर्ट ऑफर कर दी, उनको अंदाजा हुआ। कल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में एक मीटिंग हुई, आपने चलाई पूरी सिंध गवर्नमेंट टू फैसिलिटेट। एयरपोर्ट पे डेस्क बन रहा है, हॉस्पिटैलिटी का, जाहिर है जो थिएटर जो फेस्टिवल के लिए आएंगे उनको अलग से निकालें, एयरपोर्ट से भी उनके रिहाइश ठहराने का इंतजाम। अच्छा, इनके साथ और मैं क्या कर रहा हूँ, ये टॉक्स हो रही हैं, ये तमाम बच्चे उसके लिए रजिस्ट्रेशन करा। ये भी बता दें साथ साथ कि हमारा शो भी फिर पैक्ड होगा। हाँ। तो दूसरे दिन कोई ना कोई तो होगा। इधर भी ऑब्वियसली बहुत से लोग मिलेंगे। आपका तो 40 मुल्कों से 250 रोज सुबह आपको दुनिया के किसी नए मुल्क के लोग मिलेंगे। थैंक यू। और उसमें हर रंग के मिलेंगे, यानी जापानी भी हैं और कोरियंस भी हैं। जबरदस्त। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोरा है या सिर्फ काला है। अच्छा शाह साहब, अब जो इतना हमने इंट्रीग कर दिया लोगों को, और हमने तो कहा है कि कराची से बाहर भी हैं तो जरूर आए इन दिनों में कर रहे हैं लोग। तो आप बताएं, ये टिकेटेड इवेंट्स हैं, बुकिंग करानी होगी, किस तरह आए?
हमने अपनी बुकिंग खोल दी है। बहुत मामूली सा टिकट है भाई। रॉयल शेक्सपियरियन थिएटर और स्पेनिश डांसर्स आप 10,000 रुपये चार्ज कर सकते हैं, लेकिन हमने 1,000 रुपये की टिकट ऐसे रखी है कि हमारे बच्चे, उसमें स्टूडेंट 500 रुपये पे, तो वो ऐसे रखा नहीं है कि टिकट्स पूरा स्केड्यूल पर डे बाय डे टाइम वाइज। अभी जाफर के कॉन्सर्ट की 10,000 रुपये की टिकट थी और टिकट नहीं मिल रही थी, तो हमने एक्सेसिबल किया है। लेकिन हमने किया क्या है कि हम सारी दुनिया को अपना कल्चर भी शोकेस कर रहे हैं। बिल्कुल, जीबी से भी ग्रुप आ रहा है। और दूसरी बात, डांसर सारे पाकिस्तान के 250-300 डांसर्स आ रहे हैं और वो मिलके चीजें भी बना रहे हैं, मिलके म्यूजिक बना रहे हैं और कोलैबोरेशंस चलेंगे, कोलैबोरेशंस बहुत होंगी। एंड एक काम और क्या किया है, कराची के अंडर प्रिविलेज्ड एरिया में इन आर्टिस्टों को लेके जा रहा हूँ, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में इन ग्रुपों को लेके जा रहा हूँ और ये फेस्टिवल पूरे शहर में फैला हुआ होगा। कराची यूनिवर्सिटी, सैबिस, इकरा, कोरंगी, लियारी, ये वहाँ जाके भी परफॉर्म करेंगे। फिर इसमें PhD स्कॉलर्स हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उसमें टॉक्स भी हैं, उसमें कुछ बर्निंग इश्यूज पे भी हैं। और अगले साल कम से कम 80 ग्रुप होंगे हमारे पास। और अगले साल में आज 1-2 चीज़ें अनाउंस कर दूँ। एक मैंने आपसे ज़रूर पहले से मैं सोच रहा था, जिस कॉन्सर्ट का आपने जिक्र किया उसी पे जाके अंदाज़ा हुआ कि हमारे पास आर्ट्स काउंसिल की ही सराउंडिंग में कोई अरीना होना चाहिए इस शहर के लिए, जहाँ पे 5,000 लोग, 8,000 लोग इन एन एयर कंडीशनर विद स्टेप्ड सीटिंग बैठ सकें। ये बहुत ही बदकिस्मती है कि हमारे पास ये ऐसा कोई वेन्यू नहीं है जिसपे हम 5,000 लोगों को एक साथ होस्ट कर सकें। 2,000 भी नहीं है, 2,000 भी नहीं है। ये 3 करोड़ की आबादी वाला शहर है। सीमेंट की बेंचों पे 50,000 रुपए मुझे लोग ऑफर कर रहे थे। मुझे कहते दुबई की टिकट ले लें और जाफर की 2 टिकटें दे दें। बराबर में हमारी बात हो गई है मुर्तजा से। ये बात पहले भी हुई थी मुर्तजा साहब से। आपको तकरीबन ही इज विलिंग एंड एग्री, हम थोड़ा टर्म्स में नेगोशिएट कर रहे हैं। तो उसका कुछ 2-2.5 हज़ार का तो थिएटर है ना, तो अगर वो मुझे दे तो मैं उस पर 1 अरब रुपए का खर्चा है, मैं फंड रेजिंग करूं लोकल और इंटरनेशनल। और आप तुम्हें पता है कि सिर्फ मैं बना सकता हूं, ये आप ही कर सकते हैं। ये बात कहनी नहीं चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं शाह साहब कि दुनिया ना सिर्फ पाकिस्तान, दुनिया में लोगों का आप पे ट्रस्ट है। इस शहर को आपने पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया है, इस शहर को एक अरीना भी दें। मैं अब आपको बताऊं कि ये पाकिस्तान में ये जो मैं कर रहा हूँ ना, मैं क्यों कर रहा हूँ। मैं एक, आपको पता है ट्रेवल एडवाइजरियाँ लगी हुई हैं भाई, पाकिस्तान इज द मोस्ट डेंजरस प्लेस, वी आर नॉट अ पीसफुल। भाई आप सारे गोरे अमेरिकन भी आ रहे हैं, लेकिन साल में 6-6 बार तो आप ले आते हैं लोगों को। हम ये प्रूव कर रहे हैं कि भाई ऐसे कोई जंगली जाहिल कातिल लोग हम नहीं हैं, हम बहुत सारे लोगों से बहुत सिविलाइज्ड हैं। सो मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ कि ये कल्चरल डिप्लोमेसी है और ये फॉरेन ऑफिस से बड़ा काम है। ये काम जो हो रहा है ये डिप्लोमेसी है, एब्सोल्युटली ह्यूज कंट्रीब्यूशन। और सिर्फ सिंध गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट कर रही है, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी एंड ऑल द लीडरशिप, व्हाटएवर असिस्टेंस यू वांट, तो वो प्रोवाइडेड है। उन्होंने तमाम महकमे, पुलिस, सिविल एविएशन कल बुला के कहा कि सब हमेशा की डिस्क्रिशन पे है। मुझे रिस्पेक्ट दी है, आज भी मीटिंग है, ऑनरशिप ली है। और इस दफ़ा आर्टिस्टों को लगेगा कि वो कहीं एक तरीके से, हम खुद भी ये मैनेज कर रहे थे, लेकिन अब एयरपोर्ट से उन्हें लेके जिस तरह आएंगे और हम शहर में इनको फैला देंगे पूरे शहर में। और आप चूंकि हमारे याद पार्टनर हैं तो आपके स्क्रीन पे, और अभी से चलना शुरू हो गया, और ज्यादातर को अंग्रेजी आती है, जबरदस्त। और जिनको नहीं आती, तुम थोड़ी बहुत फ्रेंच बोल लेते हो, उमा थोड़ी बहुत अरबी बोल लेती है, सब हो जाएगा, तो अरब कम्युनिकेशन हो जाएगी। तो ये टिकट और बहुत सारी चीजों के टिकट है भी नहीं, बेशुमार चीजों के टिकट भी नहीं है। और इसमें बेशुमार एम्बेसीज ने भी मुझे सपोर्ट किया है, और आधी एम्बेसीज ने जो गरीब मुल्क थे उन्होंने, उनके टिकट हमने खुद खरीदे, क्योंकि हम ये नहीं चाहते थे, हम ये नहीं चाहते थे कि ये गोरा फेस्टिवल लगे, हम चाहते थे कि ये ग्लोबल फेस्टिवल लगे।
बाय ऑल मीन्स शाह साहब, जितनी आपने डिटेल दी है, जितने हम क्लिप्स देख रहे हैं, जिन जिन मुल्कों के आपने नाम लिए हैं, जितना बड़ा ये फेस्टिवल है, 35 दिनों का फेस्टिवल, यूएई, कतर, ये सब भी आ रहे हैं। ऑफ कोर्स वो तो आ ही जाएंगे। शाह साहब, वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड डेफिनेटली आप लोग भी भाई दुनिया के नाम खत्म हो जाएंगे, वक्त खत्म, नाम नहीं खत्म होंगे, वक्त खत्म हो जाएगा। दुनिया का कल्चर अगर आपको एक स्टेज पर देखना है तो आपको नेपाल एंड बंगाल, नेपाल एंड बंगाल, ओके जी। और भी अभी हम टाइम होगा ना तो हम और भी नाम लेते रहेंगे, लेकिन टाइम खत्म हो गया। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल स्टार्टिंग फ्रॉम द 26th of September to the 30th of October. So many days, you can pick and choose. इनकी वेबसाइट पे जाएं, आप देख सकते हैं। सारी तफसील लग गई है जी, या लग जाएगी? लगती जा रही है डे बाय डे। शाह साहब, थैंक यू। की लग गई है। Thank you शाह साहब for being here and thank you for doing what you're doing. Thank you Abdullah, thank you Huma, and thank you Jio, लवली, जिसकी वजह से मैं पूरे ग्लोब पे पाकिस्तान की इमेज को इम्प्रूव करने की जो कोशिश कर रहा हूँ, उसमें जियो का एक बहुत नुमाया रोल है। एंड फॉर सो लॉन्ग आप ये कर रहे हैं, तो इतना अरसा भी हो चुका है। सो यू नो वेयर टू फाइंड ऑल द डिटेल्स। और आईनी तरमीम की बहुत बात हो रही है इन दिनों मुल्क की सियासी मंजरनामे पे। 26वीं आईनी तरमीम का बहुत शोर है और इस हवाले से वफाक के वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने वाज़ेह कर दिया है कि आईनी तरामीम का जो पैकेज गर्दिश कर रहा है वो महज तजावीज़ ड्राफ्ट हैं। वज़ीर कानून ने वकला की नुमाइंदा तंजीमों के इजलास से खिताब में पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार से आईनी अदालत की तश्कील और उसमें जजेस की तकर्री पर तजावीज़ मांग ली हैं और कहा कि ऐसा ना हो, आईनी अदालत की अच्छी सोच और काम ज़ाया हो जाए। तजावीज़ अब मांगी हैं तो फिर इतवार को क्या हो रहा था? हाँ, यही तो सारी बात है। सवाल तो यही बनता है। आज़म नज़ीम तारर ने कहा जो जज काम नहीं करता क्या उसको जज रहना चाहिए, ये सवाल उन्होंने उठाया। और क्या ये कबूल है अगर जज वार्निंग पर भी किबला दुरुस्त ना करे तो मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भिजवाने की तजवीज़ है। काम ना करने वाले जज को सरकारी मरात हासिल नहीं होनी चाहिए। ये सारी बहुत सी बातें हुई। हमारी तजवीज़ है आईनी अदालत से पहले चीफ जस्टिस की तकर्री वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर करे। इजलास के इख्तिताम पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान बार काउंसिल ने मुतफ़िका करारदाद भी मंजूर की है। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून हसन रज़ा पाशा साहब। पाशा साहब, इस बात पे तो हम पहले बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं कि अब जो तजावीज़ मांगी जा रही हैं या ये कहा जा रहा है कि ये तो सिर्फ तजावीज़ हैं, हतमी कुछ नहीं है, तो फिर इतवार को और हफ्ते को क्या होता रहा, मतलब इजलास बुला के इन्हें पास कराने की कोशिश तो सर्टनली की गई ना, लेकिन चलिए क्या ऐसे कहा जा सकता है कि देर आए दुरुस्त आए? अब जो एडवाइस दी जा रही है या कोशिश की जा रही है कि आप अपना इनपुट दें, उस पर कोई मुस्बत पेशरफ्त हो सकती है आपके ख्याल में? में ही कुछ मिस हैंडलिंग हुई और इसको अगर वो पहले वकला नुमाइंदा तंजीमों के साथ मशावरत कर लेते उन बिल पे तो वो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि मेन स्टेक होल्डर्स इस सारी जो तरामीम है मेजॉरिटी तकरीबन 80 to 90% वो हैं आला तरीन अदलिया के मुतल्लक। तो चूँकि वो वकला मेन स्टेक होल्डर्स हैं तो उनका इनपुट लेना चाहिए था। बहरहाल लेटर स्टेज पे कल लिया गया और ऑल पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल और पाकिस्तान की तमाम सूबाई बार काउंसिल्स और हाई कोर्ट के सदूर और सेक्रेटरीज शरीक हुए। सब ने अपनी अपनी राय का इजहार किया। तो 2-4 पॉइंट ऐसे थे जिस पे बड़ी रिजेंटमेंट महसूस की गई। मसलन जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उस हवाले से कि वजीर आजम की एडवाइस पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेंगे और फिर वो चीफ जस्टिस वो बाकी जजेस का तकर्रुर करेंगे। तो ये चीज़ थोड़ी सी हजम नहीं हो रही थी कि इनको वजीर आजम या प्रेसिडेंट के बजाय कोई जो कमीशन के बाकी अरकान रह गए हैं उन पे मुश्तमिल वो बना दिया जाए। फिर एक और चीज़ जिस पे रिजेंटमेंट आई कि पार्लिमान की 8 रुकनी कमेटी जिसको स्पीकर कौमी असम्बली बनाएंगे वो करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें
मैं समझता हूँ कि पूरी इस सिस्टम को पोलिटिसाइज करने वाली बात है। हमने रिजाइनमेंट शो की, इसमें बताया कि आप इस पे हमारे साथ डेलिब्रेशन करें और हम इसमें आपको अपना मशवरा देंगे कि आपने किस तरीके से करना है ताकि इस पे उंगलियां ना उठ सके। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का तस्वर है ये आज से नहीं है, ये 2006 से चल रहा है। COD में भी आपको पता है कि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो, मियां नवाज शरीफ और लेटर ऑन मौलाना फजल रहमान और इमरान खान साहब ने भी साइन किए हुए हैं। तो इस पे कोई, मैं नहीं समझता कि इस पे कोई ऑब्जेक्शन हो। अलबत्ता इसकी फॉर्मेशन पे और पहली जो अपॉइंटमेंट है उस पे ऑब्जेक्शन जरूर है। फिर इस पैकेज में 2-3 चीजें बड़ी जबरदस्त हैं, हमारा मुतालबात वो माने गए। मसलन ये कि जो क्रिमिनल अपील्स हैं वो पेंडिंग रहती हैं और पूरी सजा काट के मुलज़म बाहर आ जाता है और वो उसके बाद फिक्स होती हैं जो कि इन्फ्लेक्चस हो जाती हैं। इसी तरह वो केसेस जिसमें मुलज़म डेथ सेंटेंस की सजा काट रहे हैं वो डेथ सेल में वो उस वक्त तक रहते हैं जब तक उनकी अपील का फैसला ना हो जाए। तो इसमें 185 सब क्लास 4 में तरमीम की गई है। जो तरमीम प्रपोज की गई है वो ये है कि नई अपीलें जो क्रिमिनल केसेस में होंगी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 12 महीने के अंदर अंदर डिसाइड करेगी और जो पहले से पेंडिंग अपील्स हैं वो विद इन 24 मंथ्स वो डिसाइड करेंगी। एक और पॉइंट सर, हसन साहब ये भी बताइएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की हम बात कर रहे हैं, आपने कहा जो हमें जो रिजेंटमेंट थी उसका इजहार भी किया गया, जो अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार में तजावीज़ दी गई हैं तरमीम करने की, कि उस पे क्या मौक़िफ़ है? देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बात आप कर रहे हैं या चीफ जस्टिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात कर रहे हैं? जी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तो वही तरीकाकार है। हाँ, उसमें ये हुआ है सीनियरिटी वाले मामले। हाँ जी, उसमें ये हुआ है कि ये जो जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन चेंज कर दी गई है, प्रपोज कर दी गई है और उसमें जो पार्लिमानी कमेटी है जिसके पहले 8 मेंबर्स थे अब वो 4 कर दिए गए हैं। 2 लीडर ऑफ दी अपोजिशन के नाम होंगे और 2 ट्रेजरी बेंचेस के नाम होंगे और उनको उसका हिस्सा बना दिया गया है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। यानी पहले जो जजेस 6 जजेस होते थे वो अब भी हैं, 6 जजेस मौजूद हैं, लेकिन पार्लिमानी कमेटी को इसमें जिम्म कर दिया गया ताकि वो एलिवेशन इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस सूबाई हाई कोर्ट का वो तयन करेंगे। तो इसमें जो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आपका क्वेश्चन है कि 3 मेंबर्स जो है वो 3 सीनियर 3 जजेस का नाम पैनल के तौर पे दिया जाएगा। उसमें सीनियरिटी कम फिटनेस के बेसिस पे हुकूमत वक्त फैसला करेगी। तो हमने हुकूमत वक्त का नाम कटवाने की बात की है। हमने ये कहा है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसका फैसला करे जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सीनियर प्यूनी जज, 2 सीनियर चीफ जस्टिस, 2 सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर और पाकिस्तान बार कौंसिल का नुमाइंदा उसके मेंबर्स होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हसन रज़ा पाशा साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। अब जो डिलिब्रेशन हो रही है चलिए अब हो और किसी आरे लगे ये मामला। हाँ एब्सोल्युटली। अच्छा जी, इसकी डिटेल में तो हम नहीं जा सकते क्योंकि टाइम नहीं है, लेकिन आपको एक बात बता दें कि जिम्बाब्वे और नामीबिया की हुकूमतों ने साली से निपटने के लिए 200 जंगली हाथियों और दीगर जानवरों को ज़िबा करने के मंसूबे का ऐलान किया है ताकि लोगों को ज़रा मतलब I wonder how the ये world would react to it. Absolutely, animal welfare हैं organizations, तंजीमें, वो क्या कहेंगी इसके बारे में? Anyway, we just wanted to leave it. But we will talk about this in detail tomorrow. Yeah. We're going to see you tomorrow. Bye.